नमस्कार एवरीवन। क्लास 10 चैप्टर 5 अपना चल रहा है क्योंकि डेरिवेटिव्स वाला, जिसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। मैंने बोला था चैप्टर बहुत छोटा है, बट बहुत ही हाई कंसेप्चुअल चैप्टर है जिसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है यदि आपको अच्छे से समझना है तो। देखो, बेसिक नॉलेज वो तो हर कोई देता है, राइट। अपने यहाँ पे पर्पस है डिटेल लेक्चर्स के अंदर कि चीजों को थोड़ा डिटेल में जाके समझे, राइट, थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझे। ये सब समझोगे तो ही तुम्हारा रियल लाइफ में ये कुछ चीजें काम आएगा। एग्जाम में से 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं और तुमको एक्चुअल में इन्वेस्टिंग कैसे करना है, पैसा कैसे बनाना है वो नहीं आ रहा, तो इट विल मेक नो सेंस। तो इसके लिए जब चीजों को समझते हो, पढ़ते हो, उनको थोड़ा डिटेल के अंदर जाने की कोशिश करो। देखो कि एक्चुअल में किस तरीके से चीजें काम करती है, किस तरीके से तुम उस चीज को यूज करके पैसा बना सकते हो, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। मैंने तुमको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास ही बोला था करके, जब अपना लेक्चर स्टार्ट हुआ था करके, अपने टू ऑब्जेक्टिव्स है इस सब्जेक्ट को लेके। पहला ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिंग सीखना, पैसा कमाना, दैट इज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स लेके आना। तो हम हमेशा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स प्रायोरिटी पे रखेंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव 100 में से 100 मार्क्स लेके आना, उसके लिए भी पूरी मेहनत करेंगे, जम के मेहनत करेंगे। एंड ऑफ द एग्जाम आते आते मैं आपको सारे शॉर्टकट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब बताऊंगा, शॉर्ट नोट्स वगैरह एवरीथिंग विल बी देयर। बट अभी वो फेज है जहां पे तुमको डिटेल के अंदर चीजें पढ़ने की नीड है, चीजों को समझने की जरूरत है, चीजों को थोड़ा इंजॉय करके पढ़ोगे, राइट। तो इसके लिए हमने लास्ट क्लास पूरा एक डेडिकेटेड क्लास डेडिकेट किया था सिर्फ बेस बिल्ड करने पे अपना डेरिवेटिव चैप्टर को लेकर। बुक में तो जैसे मान लो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1.5 पेज का चैप्टर है, कुड हैव बीन डन इन 15-20 मिनट्स। बट हम इसके अंदर इतना टाइम स्पेंड करें ताकि अपने को इसमें कुछ सीखने को मिले, और आगे जब ये कॉन्सेप्ट आप और बड़े लेवल पे सीखोगे तब आपका बेस क्लियर है, फंडामेंटल्स क्लियर है। ये अपना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो ये पेप टॉक के बाद में, मोटिवेशनल टॉक के बाद में, अभी अपना क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सी, डेरिवेटिव क्लास के लिए हमने लास्ट क्लास में क्या था, डेरिवेटिव का मीनिंग देखा था। डेरिवेटिव क्या होता है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनका खुद का कोई वैल्यू नहीं होता। ये अपना वैल्यू कहाँ से डिराइव करते हैं, किसी अंडरलाइन, किसी दूसरे एसेट से या फिर इवेंट से वैल्यू डिराइव करते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक क्रिकेट मैच का एग्जांपल लिया था और हमने प्रूफ भी किया था कि इस जो कि हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो शर्त का कॉन्ट्रैक्ट था, उसका खुद का कोई वैल्यू नहीं था, सारा वैल्यू क्रिकेट मैच से आया। बिकॉज यदि क्रिकेट मैच कैंसिल हो गया तो यहाँ पे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू भी खत्म हो जाएगा। फिर हमने देखा था डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की यूज क्या है। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को लोग दो तरीके से यूज करते हैं, दो पर्पस के लिए यूज करते हैं। पहला पर्पस तो था क्या, स्पेक्यूलेशन, गैम्बलिंग, बैटिंग, सट्टेबाजी, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे इसके लिए यूज करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेजोरिटी ऑफ लोग आज के टाइम पे जब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सिर्फ स्पेक्यूलेशन पर्पज से करते हैं, सट्टेबाजी के लिए करते हैं, राइट। दूसरा हमने पर्पस देखा था जिसकी वजह से लोग डेरिवेटिव को यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वही रहता है, लोगों का पर्पस अलग हो जाता है, राइट, लोगों का नीड अलग होता है, पर्सपेक्टिव अलग होता है। दूसरे तरीके के लोग जो कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हैं वो यूज करते हैं हेजिंग के लिए। हेजिंग का मतलब बताया था, हेजिंग का मतलब होता है खुद को रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना, खुद को रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे तुमको जो भी रिस्क रहेगा वो लिटरली जीरो हो जाता है। हमने ये कुछ दो एग्जांपल लेके समझे भी थे करके। जिसने शेयर खरीद रखा था, इसको डर था शेयर गिरेगा, तो इसने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और वहां पे हमने दे प्रूफ किया था कि शेयर मार्केट में तुमको या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, डेरिवेटिव मार्केट में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। एंड अल्टीमेटली तुमको नेट रिजल्ट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। चाहे शेयर प्राइस बढ़े चाहे गिरे, दोनों केस में अपना क्या था, जीरो आ रहा था। क्योंकि डेरिवेटिव हैजिंग पर्पस के लिए जब यूज करते हो तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है रिस्क को खत्म करना। यहाँ पे हम ये नहीं बोलते कि तुम प्रॉफिट कमाओगे, पैसा बनेगा, नो। यहाँ पे हम हेजिंग के लिए बोलते हैं कि तुम यहाँ पे रिस्क को खत्म कर दोगे, दैट्स इट। फिर एक और हमने एग्जांपल लिया था एशियन पेंट्स का वगैरह, जो कि वो ऑयल वगैरह खरीदता है अपने उसको, क्योंकि पेंट इंडस्ट्री में ऑयल का नीड होता है। तो उसके लिए भी हमने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को समझा था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हैजिंग। ठीक है, ये लास्ट क्लास में यहाँ तक अपना हो गया था। आज की क्लास में अपने को क्या डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से आपके पास अवेलेबल है, इन इंस्ट्रूमेंट को यूज करके तुम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करते हो। अपने पास मल्टीपल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, जिनको यूज करके तुम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। सबके अंदर नेचर वही रहेगा, ऑब्जेक्टिव वही रहेगा, बट इंस्ट्रूमेंट अलग रहेगा। अब इंस्ट्रूमेंट अलग रहेगा तो थोड़ा फीचर्स भी अलग रहेगा। तो कितने इंस्ट्रूमेंट्स है, मैंने बताया तीन इंस्ट्रूमेंट्स है, मेनली तीन इंस्ट्रूमेंट्स है। पहला था अपना कौन सा, फॉरवर्ड्स, दूसरा फ्यूचर्स, तीसरा ऑप्शन। फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को हम क्या बोलते हैं, एफ एन ओ ट्रेडिंग भी बोलते हैं। यदि आपने कहीं पे एडवर्टीजमेंट वगैरह में सुना हो, मार्केट में कहीं पे सुना हो, एफ एन ओ ट्रेडिंग।
तो एफ एन ओ ट्रेडिंग, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का बाइंग एंड सेलिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेरिवेटिव्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एफ एन ओ ट्रेडिंग बोलते हैं। बट टोटल इंस्ट्रूमेंट्स कितने हैं, 3। वन मोर टाइम, पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, फॉरवर्ड्स। दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा अपना, फ्यूचर्स। और तीसरा कौन सा है, ऑप्शंस। ऑप्शंस के ऊपर अभी थोड़ी देर में आता हूँ, पहले फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स इसको डिस्कस करते हैं। गुड थिंग क्या है कि अच्छी चीज क्या है यहाँ पे अपना, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। लास्ट क्लास में जो हमने एग्जांपल्स लिए थे, चाहे स्पेकुलेशन पर्पस से था, चाहे हेजिंग पर्पस से था, उसके अंदर जो हमने चीजें डिस्कस की थी, वही क्या होता है, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स के अंदर होता है। एक्चुअल में फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स इसी तरीके से काम करते हैं, एज सिंपल एज दैट, दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। तो ये चीज तो हमने ऑलरेडी समझ लिया करके, दोनों को, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर दोनों को हमने समझ लिया, दोनों ही इसी तरीके से काम करता है। बट ये दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, तो कुछ फीचर्स इनके अंदर क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, राइट। पहला तो क्या रहेगा, पहला चीज ध्यान से सुनना, जो फॉरवर्ड वाले कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, जो फॉरवर्ड वाले कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे, उनके अंदर क्या रहेगा, आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये यार एक्चुअली सेकंड पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कहाँ पे, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ओटीसी मार्केट में। ओटीसी मार्केट क्या होता है, ओवर द काउंटर मार्केट। काटो इसको, ओटीसी मार्केट इज ओवर द काउंटर, इसको हम क्या बोलते हैं, ओटीसी। ये कहाँ पे होते हैं, ओटीसी, ओटीसी मार्केट, मार्केट डन। फॉरवर्ड्स इंस्ट्रूमेंट्स का बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे होएगा, ये होगा अपना ओटीसी मार्केट में, ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर। इसको आप ऑफलाइन मार्केट भी बोल सकते हो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑफलाइन मार्केट भी बोल सकते हैं। जबकि जो फ्यूचर्स रहेगा, ये फ्यूचर्स इंस्ट्रूमेंट का बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे होता है, इनका बाइंग एंड सेलिंग होता है अपना स्टॉक एक्सचेंज पे। कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज पे। जैसे अपना शेयर्स का नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे, एनएससी बीएससी पे। वैसे ये जो फ्यूचर्स वाले डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, इनका बाइंग एंड सेलिंग भी कहाँ पे होगा, स्टॉक एक्सचेंज पे होता है। स्टॉक एक्सचेंज, कौन से स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, बीएससी। इंडिया में अपने दो ही स्टॉक एक्सचेंज है जिनके ऊपर ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, अपने दो मेन स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे ये बाइंग एंड सेलिंग होता है, एनएससी और बीएससी, राइट ना। इसको आप क्या बोल सकते हो, ऑनलाइन मार्केट भी बोल सकते हो, डन। तो पहला डिफरेंस तुमको समझ आया। ये जो अपना फॉरवर्ड्स रहेगा, ये कहाँ पे होता है, ओटीसी मार्केट में, ओवर द काउंटर मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में होता है। जबकि फ्यूचर्स कहाँ पे होगा, स्टॉक एक्सचेंज पे इसका बाइंग एंड सेलिंग होता है, करेक्ट, जिसको हम ऑनलाइन मार्केट भी बोलते हैं। जब मैं बोलता हूँ ओटीसी मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट, ऑफलाइन मार्केट में ऐसा नहीं होता कि मैं हूँ एक तुम हो और आपस में मिलकर ट्रांजेक्शन करें। इट्स दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ये जो ऑफलाइन मार्केट होता है, ओटीसी मार्केट, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी एंटिटीज इन्वॉल्व रहती है। जनरली एक साइड में बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहेगा, दूसरे साइड में क्या रहेगा, कोई बड़ी कंपनी रहेगा जिसको कोई रिस्क है या फिर जिसको कोई स्पेकुलेशन पर्पस के लिए भी चाहिए, वो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं, आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं। तुमको समझा, तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि कोई छोटा मोटा फालतू मार्केट है, नहीं। यहाँ पे क्या होता है, बड़ी बड़ी एंटिटीज इन्वॉल्व रहती है और वो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करती है, राइट। ये एक चीज तुमको पता होनी चाहिए। जनरली जो ओटीसी मार्केट है, इसको मेनली लोग यूज करते हैं हेजिंग पर्पस के लिए। जब किसी को कोई रिस्क रहता है, चाहे कोई करेंसी रिस्क हो, चाहे ऑयल प्राइस का रिलेटेड रिस्क हो, चाहे अपने रॉ मटेरियल के प्राइसेस से रिलेटेड रिस्क हो, इन सब के लिए वो क्या करते हैं, ओटीसी मार्केट को यूज करके अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओटीसी मार्केट के अंदर आपको, क्योंकि बड़ी बड़ी एंटिटीज होती है, सबकी अपनी अपनी नीड होती है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है किस चीज का, कस्टमाइजेशन का। कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, अपनी नीड के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को कस्टमाइज करा सकते हो। जैसा आपका नीड है उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्ट्रैक्ट को कस्टमाइज करा सकते हो। कितनी क्वांटिटी का कॉन्ट्रैक्ट रखना है, किस प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट रखना है, किस टाइम ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्ट रखना है, ये सब चीज अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप निगोशिएट कर सकते हो, पार्टीज मिलकर डिसाइड कर सकती है। ये होता है कहाँ पे, फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जबकि यहाँ पे अपना फ्यूचर्स रहेगा, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे जो क्वांटिटी रहेगा कि कितनी क्वांटिटी का बाइंग एंड सेलिंग रहेगा, कितने टाइम पीरियड का रहेगा, क्या प्राइस रहेगा, ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है। यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन के फीचर्स नहीं मिलता। स्टैंडर्ड चीज है,
खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मजे करो, ठीक है। बट इनके यहाँ पे चीजें क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो ये दो मेन डिफरेंस रहे किसके बीच में, फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स के बीच में। लास्ट एक चीज बताना चाहता हूँ, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स दोनों से रिलेटेड, ये एक्चुअली कॉमन चीज है, अलग नहीं है, कॉमन चीज अगर करें वो क्या है, ध्यान से समझना। उससे पहले वो पुराने वाले एग्जांपल में चलते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये वाला एग्जांपल है, शेयर मार्केट वाला एग्जांपल। यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, जो हमने हेजिंग पर्पस के लिए एक हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, हेजिंग पर्पस के लिए हो चाहे स्पेकुलेशन पर्पस के लिए हो, दोनों के अंदर सेम चीज रहेगा, राइट। बट समझो जरा क्या था, यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था करके, जहाँ पे क्या बोल रहा है, सोनू बोल रहा है कि शेयर का प्राइस गिरेगा और मोनू बोल रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और ये इस तरीके से उन्होंने आपस में एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एक महीने बाद क्या हो सकता है, एक महीने बाद या फिर जो भी उन्होंने टाइम पीरियड डिसाइड किया, उस टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, या तो शेयर प्राइस बढ़ेगा या फिर शेयर प्राइस गिरेगा, क्या होगा किसी को भी नहीं पता। एंड यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एक जन को प्रॉफिट होगा, एक जन को नुकसान होगा। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिस इंसान को नुकसान हो वो एक महीने बाद हमको पैसे देने से मना कर दे कि हाँ भाई मेरे को तो नुकसान हो गया, मैं कोई पैसे नहीं दे रहा है। तुमको रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे पैसों देने की बात आती है लोग शर्त वर्त तो लगा लेते हैं, बट जब पैसे देने की बात आती है तो बहुत सारे लोग पलट जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे भी तो हो सकता है, जिसको नुकसान हुआ हो सकता है आगे चल के वो मना कर दे कि नहीं नहीं भाई मैं तो कोई पैसे नहीं दे रहा करे, मैं तो मजाक कर रहा था। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इस तरीके की बात नहीं बोल सकते हो सकता है ऐसा सिचुएशन वाकई में हो सकता है कि जिसको लॉस हुआ उसको पैसे देने की बारी आई वो मना कर सकता है, ठीक है। बट एक बात बताओ, क्या तुमको स्टार्टिंग से पता होता है क्या कि किसको लॉस होने वाला है किसको प्रॉफिट होने वाला, स्टार्टिंग से तो पता नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा सिचुएशन भी नहीं आना चाहिए कि जिसको इंसान को लॉस हो वो डिफॉल्ट करे, सामने वाले को नुकसान हो, ये सिचुएशन हमको नहीं चाहिए। और स्टार्टिंग में हमको पता भी नहीं है कि किस इंसान को नुकसान होगा किस इंसान को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती है तो स्टार्टिंग में कुछ पैसा हम दोनों पार्टी से कलेक्ट करके अपने पास में रखते हैं, अपने पास में मतलब कौन स्टॉक एक्सचेंज करके कलेक्ट करके रखेंगे, राइट। जब हम दोनों पार्टी स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों से थोड़ा थोड़ा पैसा हम कलेक्ट करके अपने पास में रखते हैं एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। ताकि किसी इंसान को लॉस हुआ तो उस पैसे में से हम क्या करेंगे, उसका लॉस काटेंगे एंड बाद में उसको पैसा वापस कर देंगे। ये पैसा ऐसे परमानेंट नहीं देते, बस एज ए टेम्पररी बस मार्जिन अमाउंट होता है, ये क्या होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, राइट। जिस इंसान को एंड में लॉस होएगा उस इंसान का जितना भी लॉस हुआ उसमें से पैसा काटेंगे और उसको बाकी पैसा वापस कर देंगे। जिस इंसान को प्रॉफिट हुआ होगा उस इंसान को क्या होगा, जो इसने इनिशियली पैसा डिपॉजिट कराया होगा वो पैसा वापस देंगे, प्लस जो उसको प्रॉफिट हुआ वो भी उसको वापस मिलेगा, राइट। इस तरीके से हम इंश्योर करते हैं कि एंड में जब कॉन्ट्रैक्ट सेटल करने की बारी आए, पैसा देने की बारी आए, तो कोई पार्टी डिफॉल्ट नहीं करे। कैसे इंश्योर करते हैं, स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके रखते हैं। अंडरस्टूड, तुमको चीज समझ आया करके। अब ये वाला कॉन्सेप्ट तुमको मैं एक बार प्रैक्टिकली बता दूं क्या, एक बार अपना ये वाला यूज कर लेते हैं, ब्रोकर के ऐप पे लेके चलता हूँ, तुमको वहां पे बताता हूँ करके। अभी देखो कोई भी, लेट्स से कि एक आईटीसी का फ्यूचर में देखता हूँ, ये देखो आईटीसी का नॉर्मल शेयर ये रहा, आईटीसी का नॉर्मल शेयर अभी उसका प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ पे देखो 269.4 रुपये उसका भी नॉर्मल शेयर का प्राइस चल रहा है। अभी मैं तुमको लेके चलता हूँ किसका, आईटीसी के फ्यूचर के ऊपर, यहाँ पे देख लो आईटीसी FUT बेसिकली शॉर्ट फॉर फ्यूचर, तो आईटीसी के फ्यूचर ऑप्शन पे लेके चलता हूँ। अभी यहाँ पे देखो करंट प्राइस क्या चल रहा है, 269.3 चल रहा है, किसका फ्यूचर का प्राइस बता रहा हूँ मैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में उसका भी प्राइस क्या चल रहा है, 269.3 चल रहा है, जबकि एक्चुअल उसका नॉर्मल शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ पे 269.4 चल रहा है। तो यहाँ पे 0.1 का डिफरेंस है। ऐसा छोटा सा डिफरेंस आपको हमेशा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है वो बात की बातें उनको छोड़ दो, अभी उतना डिटेल के अंदर अपने को नहीं जाना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो आईटीसी का यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट मेरे को करना है, एंड यहाँ पे देखो तुम्हारा एक्सपायरी क्या है, 25 अगस्त इसका एक्सपायरी है, राइट। मतलब 25 अगस्त को हम सेटलमेंट करेंगे। आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इट इज 21 अगस्त, ठीक है। तो आज से 4 दिन बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट को हम सेटल करने वाले हैं, right? तो अभी मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है तो मैं जाता हूँ बाय पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे मेरे को बाय करना है। तो सबसे दो चीज नोटिस करना, पहला चीज तो नोटिस करना, यहाँ पे देखो एक लॉट साइज लिखा था, 1 लॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ, लॉट साइज लिखा था 1 लॉट इक्वल्स टू 725। मतलब क्या हुआ इसका, कि मेरे को यदि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे मिनिमम एक लॉट खरीदना पड़ेगा, और एक लॉट के अंदर 1725 शेयर है, एक लॉट में कितने हैं 1725 शेयर है। तो मेरे को मिनिमम एक लॉट खरीदना पड़ेगा, इसमें 1725 शेयर है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं नहीं यार मेरे को तो सिर्फ 5 शेयर चाहिए, मेरे को तो सिर्फ 10 शेयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है।
क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर्स है। और फ्यूचर्स में मैंने तुमको क्या बताया था, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या रहेगा, वो फिक्स रहता है। तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट का साइज फिक्स है, 1725 रुपए की क्वांटिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, एक लॉट मिलेगा। यहाँ पे टाइम भी फिक्स रहता है। देखो 25 अगस्त को ही इसका एक्सपायर होगा, 25 अगस्त को ही इसका सेटलमेंट होगा, ये भी फिक्स्ड है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, प्राइस भी यहाँ पे फिक्स है करके, राइट। कि अभी ये प्राइस चल रहा है भैया, इस पे तुमको चाहिए तो हाथों हाथ मिल जाएगा। कोई और प्राइस है तो तुम एंटर कर सकते हो यहाँ पे, देखो चाहो तो प्राइस चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उस प्राइस पे तुमको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। अभी ये प्राइस चल रहा है, इस पे चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। कोई और प्राइस है तो हो सकता है थोड़ा वेट करना पड़े, कभी प्राइस चेंज होगा तो तुमको हो सकता है मिल जाए। तो यहाँ पे समझा, क्योंकि ये फ्यूचर से, तो यहाँ पे चीजें क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब एक बात समझो, मेरे को बताओ, 1725 शेयर यहाँ पे है करके, एक शेयर का नॉर्मल प्राइस कितना है, ये 269.3 है, ठीक है। अभी यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा जाते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको मैं। देखो कितना, 1725 इंटू एक शेयर का प्राइस यहाँ पे हमने क्या दे दिया, 269 प्राइस आ गया, ये प्राइस था ना, हाँ 269.3 प्राइस था। तो एक बार यहाँ पे 269.3 प्राइस था, ओके। एच के नाउ, यदि मेरे को क्या करना है, यदि वो एक लॉट परचेज करना है, नॉर्मली परचेज करने जाता हूँ तो मेरे को कितना पैसों की नीड रहेगा, 4,64,000 रुपए, इतने पैसों की नीड रहेगा। नॉर्मली यदि मैं इतने शेयर्स परचेज करता हूँ 1725 उस प्राइस के ऊपर, तो मेरे को 4,64,000 रुपए की नीड रहेगी। बट अभी देखो मेरे को यहाँ, मेरे से ये पैसा कलेक्ट कितना कर रहे हैं, मेरे से पैसा कलेक्ट कितना कर रहे हैं, मेरे से ये सिर्फ और सिर्फ ये मार्जिन मनी डिपॉजिट करने की बोल रहे हैं, राइट, रिक्वायर्ड। ये मतलब क्या, मेरे को मार्जिन अमाउंट देना पड़ेगा। मार्जिन अमाउंट क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मैंने बोला था ना कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, ताकि आपको फ्यूचर में चल के लॉस हुआ तो इस जो लॉस अमाउंट रहेगा वो इस डिपॉजिट में से हम काटेंगे, एंड बाकी पैसा आपको बाद में वापस कर देंगे। तो इनिशियली मेरे को अभी कितना पैसा डिपॉजिट करना है, 83,745, कितना, 83,745, 83,745, इतना पैसा देना पड़ रहा है। देखो मैं यदि नॉर्मली शेयर्स परचेज करता, 1725 नॉर्मली शेयर्स परचेज करता, एक लॉट साइज जिसके अंदर 1725 शेयर्स है, नॉर्मली परचेज करता तो 4,64,000 रुपए देने पड़ते हैं। बट अभी उसमें क्या कर रहा हूँ, उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, राइट। फ्यूचर में अभी जब वो सेटलमेंट होएगा तो सिर्फ जो डिफरेंस रहेगा, प्राइस डिफरेंस रहेगा, जितने से बढ़ा है फिर जितने से गिरा, उतने अमाउंट का हम सेटलमेंट करेंगे। तो उसके लिए मेरे को मार्जिन डिपॉजिट देना पड़ेगा, और मार्जिन डिपॉजिट सिर्फ इतना ही दे रहा हूँ, ये तुमको देखना होता है कितना परसेंट मार्जिन डिपॉजिट दे रहा हूँ, 18%। 18% में क्या कर रहा हूँ, मार्जिन डिपॉजिट दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से सिर्फ 18% का अमाउंट देके मैं 1725 शेयर्स का जो प्रॉफिट और लॉस है उसका एक्सपोजर ले सकता हूँ, उसका बेनिफिट ले सकता हूँ, राइट। तो फ्यूचर्स और फॉरवर्ड दोनों के अंदर ये तुमको बेनिफिट मिलता है कि थोड़ा सा पैसा दे के तुम क्या कर सकते हो, इतने सारे शेयर्स का तुम वो प्रॉफिट या फिर लॉस के अंदर हिस्सा ले सकते हो, उसके अंदर तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। अंडरस्टूड, चलो। तो मेरे को ये चीज बताना था, ये मार्जिन डिपॉजिट हमने दे दिया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज वगैरह फिक्स रहता है, दैट्स इट। यही चीज मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। बट एक और तुम्हारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए, मान लो किसी इंसान को लॉस यहाँ पे 83,000, इनिशियली हमने 83,000 रुपये सबमिट किया ना, उसको मान लो 90,000 का लॉस हुआ, तो उसको 90,000 का लॉस हुआ तो क्या होगा। तो इस चीज के अभी तुमको सॉल्यूशन दे, क्योंकि मेरे को पता है कुछ लोगों के दिमाग में तो सवाल आएगा, सबके दिमाग में भले ही नहीं है, कुछ लोग तो जरूर सोचेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये जो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, ये डेली बेसिस पे यहाँ पे क्या होता है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जितना प्राइस चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग डेली बेसिस पे आपको प्रॉफिट या फिर लॉस कितना हो रहा है देखने को मिलता है। जैसे ही आपका लॉस जो है इस अमाउंट के आसपास पहुंचेगा, जैसे ही मान लो 80,000 रुपए के आसपास लॉस हुआ, राइट, स्टॉक एक्सचेंज वाले बोलेंगे कि भैया थोड़ा पैसा और डिपॉजिट करो, थोड़ा पैसा और डिपॉजिट करो, क्योंकि हो सकता है कि तुमको लॉस जितना तुमने पैसा डिपॉजिट किया उससे ज्यादा हो जाए। तो स्टॉक एक्सचेंज वाले क्या बोल रहे हैं, भैया थोड़ा पैसा और डिपॉजिट करो, थोड़ा सिक्योरिटी डिपॉजिट और लाओ करके, और वो तुमको करना पड़ेगा। तुम नहीं करते हो तो उसी टाइम के ऊपर तुम्हारा वो सामान वामान सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके बेच बुचा के तुम्हारा खत्म कर देंगे, ठीक है ना, तुमको अलाउ ही नहीं करेंगे आगे बढ़ने के लिए। बस ये कोई नुकसान नहीं करता, स्टॉक एक्सचेंज बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, बहुत सारे रूल्स वगैरह बना रखे हैं। जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्लास में मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि लूप होल्स है कुछ, क्योंकि तुम समझो 10th क्लास लेवल पे सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अरे आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो और भी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। 12th के अंदर भी यदि आप ये सब्जेक्ट रहता है, ये पढ़ते हो, तो डेरिवेटिव्स रिलेटेड 2 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा मैं।
तो वहां पे और डिटेल के अंदर जाएंगे, ठीक है, बट स्टिल थोड़ा क्यूरियोसिटी आई थिंक कुछ लोगों को होएगा, तो मैंने बता दिया। Done? ये हमने देख लिया फ्यूचर्स के बारे में। तो यहाँ पे फ्यूचर्स और फॉरवर्ड कंप्लीट हो गया, इसके साथ में अपना एक बार बुक से इसका क्विकली रीडिंग कर लेते हैं। देखो फ्यूचर्स का तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तुमको बता दिया, फॉरवर्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट मैं तुमको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये बता नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज ये ओटीसी मार्केट में होता है, ऑफलाइन मार्केट में होता है, ठीक है, जो कि अभी हमारे पास ऑफकोर्स एक्सेस नहीं है, क्योंकि फ्यूचर स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, तो वो सबके पास पब्लिकली अवेलेबल होता है, इन्फॉर्मेशन सब लोग कर सकते हैं, इसके लिए वो वाला मैंने कॉन्ट्रैक्ट बता दिया तुमको। अभी देखो यहाँ पे, जैसे मैंने बोला तुम्हारी बुक के अंदर डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं है कि डेरिवेटिव वगैरह होता क्या है, सीधा स्टार्ट करता है कि डेरिवेटिव के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है। इसके लिए मैं थोड़ा इतना डिटेल में लेके गया था, अभी पढ़ोगे ना तुमको सब समझ आएगा। पहला फॉरवर्ड्स। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू एंटिटीज। मैंने बोला था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तुम कस्टमाइजेशन कर सकते हो, वेयर सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर एट अ प्री अग्रीड प्राइस। यहाँ पे सेटलमेंट क्या होगा, फ्यूचर के अंदर होएगा एट अ प्री अग्रीड प्राइस एंड एट अ प्री अग्रीड डेट, राइट। फ्यूचर के अंदर किस डेट पे होगा एंड क्या प्राइस होगा ये पहले से डिसाइड होता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे देखो करके तुमने हमने यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे, यहाँ पे देखो प्राइस $100 ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था, अब $100 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस हमने पहले ही डिसाइड कर लिया। कब होगा कि 1 महीने बाद सेटलमेंट होगा, ये भी हमने पहले ही डिसाइड कर लिया। तो जो यहाँ पे प्राइस रहेगा एंड जो अपना टाइम पीरियड रहेगा कब सेटलमेंट होगा, ये हम स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही डिसाइड कर लेते हैं, किसके अंदर, फॉरवर्ड्स के अंदर। फ्यूचर्स में भी सेम चीज है, फ्यूचर्स को देखो, a future contract is an agreement between the two parties to buy or sell an asset at a certain time in the future at a certain price। यहाँ पे भी क्या रहेगा, सेम चीज रहेगा। तुम फ्यूचर के अंदर किसी एक फिक्स डेट के ऊपर, एक फिक्स प्राइस के ऊपर, एट अ सर्टेन प्राइस मतलब क्या, एक फिक्स प्राइस के ऊपर जो हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, एट अ सर्टेन डेट मतलब वो डेट पहले से डिसाइड रहेगा, किस प्राइस पे करेंगे वो भी पहले से डिसाइडेड रहता है, करें उसका सेटलमेंट कभी होगा, फ्यूचर के अंदर रहेगा। अंडरस्टूड। यहाँ पे बोलता है कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल एन एसेट, ठीक है, तुमको फ्यूचर में हो सकता है एसेट तुम खरीदो या फिर बेचो उस प्राइस के ऊपर, या फिर जो तुम्हारा डिफरेंस रहेगा, जो प्राइस डिफरेंस रहेगा उसके ऊपर तुम सेटलमेंट कर लेना, ठीक है ना, ये इस तरीके से काम करता है। नाउ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मतलब फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स काफी सेम होते हैं, यहाँ पे ये बोलता है कि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं ये क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ही एक स्पेशल टाइप होता है, इन द सेंस दैट द फॉर्मर फॉर्मर मतलब फ्यूचर्स की बात कर रहा है, ये किसके लिए स्टैंड करता है, फॉर द फ्यूचर। फॉर्मर मतलब फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि ये क्या था, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है। और इनका ट्रेडिंग कहाँ पे होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्सचेंज के ऊपर इसका बाइंग एंड सेलिंग होता है। इसका बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे होता है, ओटीसी मार्केट में। लिखा हुआ नहीं चाहिए तो लिख लेना, सच एज फ्यूचर्स ऑन द निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। अब जो देखो जैसे मैंने बोला था कि तुम फ्यूचर्स ऑप्शन डेरिवेटिव ये सब क्या कर सकते हो, किसी भी चीज के ऊपर कर सकते हो, इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर कर सकते हो, जो अपना इंडेक्स बना है निफ्टी 50 सेंसेक्स इसके ऊपर भी तुम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि इंडेक्स बढ़ेगा या फिर गिरेगा, किसी भी चीज पे तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, डन ना। चलो इसके साथ में फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स कंप्लीट हुआ। अभी मैं क्या करना है तुमको, ऑप्शंस को एक्सप्लेन करना है। चलो अभी ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन देखो और भी मजेदार चीज है, ऑप्शन क्या और भी ज्यादा मजेदार चीज है, ठीक है ना। चलो तो ऑप्शन के अंदर क्या रहेगा, इसमें दो चीज आता है, पहला कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन या फिर सिंपली कॉल बोलोगे तो भी चलेगा। दूसरा क्या होता है, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन और दूसरा आता है पुट ऑप्शन। ना कॉल ऑप्शन में क्या होता है जरा समझना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, तो ध्यान से जरा समझना करके, और थोड़ा इसमें और भी नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट है, तो और तुमको स्पेशल अटेंशन देना है, राइट। यहाँ पे देखो क्या होता है, दो पार्टीज है, एक पार्टी अपना क्या है, सोनू है, दूसरा पार्टी क्या है अपना, मोनू है, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलते हैं, सोनू बोलता है कि हाल चाल, वो बोलता है सब बढ़िया। अब वो काम की बात करते हैं, सोनू बोलता है कि देख यार मेरे को क्या करना है, एक घर खरीदना है, मेरे को क्या करना है, एक घर खरीदना है। चलो यार शेयर्स का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि आगे चल के मैं तुमको शेयर्स का एग्जांपल दिखाऊंगा अगर, राइट। तो तुमको शेयर्स का एग्जांपल ले दो, बट वो किसी भी चीज पर सकता है, सबके अंदर चीज वही काम करता है, राइट। चलो शेयर्स का एग्जांपल लेते हैं, ये बोलता है सोनू यार, सोनू बोलता है मोनू सुन, हाँ क्या कि मेरे को शेयर्स खरीदना है, कौन सा शेयर्स खरीदना है, रिलायंस का शेयर खरीदना है। इसको क्या करना है, रिलायंस का शेयर्स खरीदना है, सोनू को रिलायंस का शेयर खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है। अभी मान लो उसका प्राइस चला 1300 रुपए के आसपास और इसको 1300 रुपए में ही खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है, 1300 रुपए में। सोनू बोलता है मेरे को रिलायंस का शेयर खरीदना तेरे से, और उसके बदले में अभी 1300 रुपए प्राइस चल रहा है, तो मैं 1300 रुपए तेरे को देने के लिए तैयार हूँ करके।
ठीक है, उसने कहा, मोनू ने कहा मैं तो ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बेचना है तो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बट सोनू बोलता है यार मेरी कुछ स्पेशल डिमांड्स है। सोनू क्या बोलता है, मेरी कुछ स्पेशल डिमांड्स है। क्या क्या डिमांड्स है वो बताता है। पहला डिमांड तो क्या बताता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे को आज नहीं करना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आज करेंगे, ट्रांजेक्शन मेरे को आज नहीं करना। ट्रांजेक्शन, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट आज होगा बट इसका जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन रहेगा, एक्चुअल जो शेयर खरीदना रहेगा एंड उसके बदले में जो पैसे देंगे वो आज नहीं होगा, वो फ्यूचर के अंदर होगा। फ्यूचर में लेट से 1 महीने बाद होगा। ठीक है, तो जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट आज कर लेंगे बट एक्चुअल जो ट्रांजेक्शन रहेगा दैट विल हैपन आफ्टर 1 मंथ। तो पहला इसका ये कंडीशन था कि ट्रांजेक्शन आफ्टर 1 मंथ, ट्रांजेक्शन आफ्टर 1 मंथ, ये इसने पहला कंडीशन बताया अपना। ठीक है, टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए 1 मंथ ले, टाइम पीरियड 3 महीने भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, व्हाटएवर, एग्जांपल के लिए यहाँ पे 1 मंथ लिया। पहला इसने क्या बताया, भाई मेरे को 1 महीने बाद खरीदना है। ठीक है, उसने कहा चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 महीने बाद चाहिए तो चलेगा। उनके अंदर ऊपर वाले जो फ्यूचर फॉरवर्ड थे उनमें भी यही कर रहे थे ना, एक प्राइस के ऊपर फ्यूचर के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ पे भी वही चलेगा। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन रहेगा आफ्टर 1 मंथ एट द रेट 1300, प्राइस क्या रहेगा 1300 रुपए, वो आज ही हमने डिसाइड कर लिया। ये यहाँ तक तो नॉर्मल था, ये तो फ्यूचर और फॉरवर्ड में भी था करके। यहाँ पे अब सेकंड वाला इसका एक और कंडीशन सुनना, ये वाला नया कंडीशन है, बहुत वीआईपी कंडीशन है, बहुत ज्यादा वीआईपी कंडीशन है करके, तो वेरी वेरी ध्यान से सुनना है इसको। सोनू क्या बोलता है ना, 1 महीने बाद में तेरे से मैं 1300 रुपए पे ये शेयर खरीदना चाहता हूँ, बट मेरा क्या है ना, मैं बड़ा मूडी आदमी हूँ, मेरे को इच्छा हुई तो मैं खरीदूंगा, मेरे को इच्छा नहीं हुई तो मैं नहीं खरीदूंगा। बोल रहा है ऐसे कैसे, तो उस थोड़ा और एक्सप्लेन करता है। वो बोलता था कि 1 महीने बाद में मेरे को लगता है कि मेरे को ये शेयर खरीदना चाहिए तो मैं खरीद लूंगा और तेरे को बेचना पड़ेगा। यदि मैं बोलता हूँ मेरे को शेयर खरीदना है 1 महीने बाद में, तो तेरे को बेचना पड़ेगा, कंपल्सरी है। और यदि 1 महीने बाद में मैं बोलता हूँ मेरे को शेयर नहीं खरीदना, तो तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसी इसने कंडीशन डाली, कंडीशन तुम समझे करके, कि 1 महीने बाद में मैं बताऊंगा कि मेरे को शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना, और यदि ये मैंने बोला कि मेरे को शेयर खरीदना है तो तेरे को शेयर बेचना पड़ेगा, कंपल्सरी है, तू मुकर नहीं सकता अपनी बात से, पलट नहीं सकता अपनी बात से। और यदि उसने बोला, मतलब सोनू बोलता है कि यदि मेरे को शेयर नहीं खरीदना है, 1 महीने बाद में उसने बोला मेरे को शेयर नहीं खरीदना है, तो तू मेरा कुछ कर नहीं सकता। और यार आप बोलोगे फिर ये मोनू अग्री क्यों करेगा अगर इससे करके, तो मोनू का जवाब क्या होगा, ऑफ कोर्स मना कर देगा। बट मोनू मना नहीं करता, मोनू क्या करता है, मना नहीं करता। मोनू कहता चल ठीक है यार, तेरी बात मान ली, तू मेरा इतना खास दोस्त है, तेरी बात मान ली, तेरे को ये वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बेसिकली तेरे को क्या चाहिए, तेरे को एक राइट चाहिए कि 1 महीने बाद तेरे को शेयर खरीदना है नहीं खरीदना है, इसका एक राइट चाहिए। तेरे को कोई ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए, तेरे को कोई कंपल्शन नहीं चाहिए, बस तेरे को राइट चाहिए कि खरीदना हो तो खरीद लेना, नहीं खरीदना हो तो मत खरीदना, ऐसा राइट चाहिए ना। वो बोलता हाँ हाँ भाई बिल्कुल सही समझा तू, यही चीज मेरे को चाहिए। तो उसने कहा मैं तेरे लिए ये करने के लिए तैयार हूँ, बस उसके लिए क्या करना है, एक थोड़ा सा पैसा तू मेरे को दे दे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, तेरे से थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करूंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगा, बट मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो वो बोलता है कि देख भाई अभी प्राइस कितना है, 1300 रुपए का, इसके लिए तू ऐसा कर, मेरे को यदि 20 रुपए पर शेयर तू यदि प्रीमियम देता है, कितना, 20 रुपए पर शेयर यदि प्रीमियम देता है राइट, तो मैं तेरे लिए ये कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, और ये 20 रुपए प्रीमियम तू मेरे को आज ही दे दे। तो यदि आज मेरे को ये 20 रुपए देने के लिए तैयार है, एक शेयर के लिए 20 रुपए मेरे को तू प्रीमियम देने के लिए तैयार है, तो मैं तेरे को ये स्पेशल कंडीशंस मान जाऊंगा, तेरी जो स्पेशल जो तेरी फरमाइश है ये सब मान जाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे देखना क्या हुआ करके, दूसरा यहाँ पे क्या था करके, सोनू को क्या चाहिए बेसिकली, राइट चाहिए, राइट टू बाई। सोनू को क्या चाहिए, राइट टू बाई चाहिए, मतलब 1 महीने बाद में खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, तो खरीदने के लिए इसको क्या चाहिए, राइट चाहिए। यदि बोलता है कि मेरे को खरीदना है तो उसके पास राइट होना चाहिए खरीदने का, बट इसको ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए, राइट टू बाई, बट बट नो ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशन। राइट टू बाई का मतलब क्या है, उसके पास चॉइस रहेगा खरीदने का, बट उसके पास कोई मजबूरी नहीं है खरीदने का, मतलब उसकी इच्छा रहेगी तो खरीदेगा, नहीं इच्छा रहे तो नहीं खरीदेगा, कोई इसको फोर्स नहीं कर सकता, कोई इसको फोर्स नहीं कर सकता, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है, खरीदना है तो खरीदेंगे, नहीं खरीदना नहीं खरीदेंगे, नो ऑब्लिगेशन। तो ये एक चीज रहेगा, ठीक है। फिर अब ये राइट खरीदते हो तुम, किसी से भी ये राइट खरीदते हो, स्पेशल प्रिविलेजेस लेते हो, उसके लिए तुम क्या करते हो, उसको थोड़ा प्रीमियम अमाउंट देते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सोनू विल पे, सोनू विल पे प्रीमियम ऑफ 20 रुपी पर शेयर टू मोनू,
ठीक है। अब ये बिकॉज, अरे थोड़ा क्या मैंने थोड़ा अजीब लिख दिया है। हाँ ठीक है, टू मोनू। अब बिकॉज इसका भाई क्या है, बहुत सारी स्पेशल डिमांड थी, इसके लिए इसको क्या करना, थोड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा, उसके बदले में ये मान लिया, राइट। अभी समझना जरा, एक महीने बाद क्या हुआ, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ क्या हुआ जरा समझना, आफ्टर 1 मंथ। नाउ एक महीने बाद में क्या हुआ, शेयर प्राइस क्या हुआ, गिर के कितना हो गया, पहले लेते हैं बढ़ने वाला ऑप्शन, पहले बढ़ने वाला लेते हैं, ठीक है ना। नाउ आफ्टर 1 मंथ क्या हो, दो सिचुएशन हो सकता है, पहला सिचुएशन केस 1 और यहाँ पे केस 2। केस 1 में आफ्टर 1 मंथ क्या हुआ, शेयर प्राइस जो कि पहले 1300 रुपए था, वो अभी बढ़ के कितना हो गया, 1500 रुपए हो गया। पहला वाला सिचुएशन डिस्कस करते हैं। केस 1 में क्या है, पहले जो एक महीने पहले जो शेयर प्राइस 1300 रुपए था, अभी बढ़ के कितना हो गया, 1500 रुपए हो गया। इस सिचुएशन में भी देखना क्या होगा, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भैया मेरे को खरीदने का अधिकार है, कितने पे, 1300 रुपए पे। जिसने यही तो राइट खरीदा था कि भाई 1300 रुपए पे मैं खरीदने का मेरे पास राइट है। एक महीने बाद में यदि ये बोलता है, सोनू बोलता है कि मेरे को शेयर खरीदना है, तो सामने वाला पार्टी सोनू, उसको बेचना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं गलत बोल दिया क्या मैंने, हाँ सही बोला ना। हाँ, सोनू यदि एक महीने बाद बोलता है कि उसको शेयर खरीदना है, तो सामने वाला पार्टी मोनू, उसको शेयर बेचना पड़ेगा। तो अभी देखो यहाँ पे क्या रहेगा, तुम बताओ, ये जो सोनू रहेगा, जरा सोचना जरा, सोनू क्या करेगा, एक महीने बाद में 1300 रुपए पे शेयर खरीदना चाहेगा कि नहीं खरीदना चाहेगा। अभी प्राइस 1500 रुपए और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था 1300 रुपए पे खरीदने के लिए, तो वो 1300 रुपए पे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। ऑफ कोर्स सी बात है, वो खरीदेगा। क्यों खरीदेगा, बिकॉज आज प्राइस कितना चल रहा है, 1500 रुपए में, 1500 रुपए आज प्राइस चल रहा है। उसने तो 1300 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो उसके पास एक राइट है, ऑप्शन है कि वो चाहे तो 1300 रुपए पे शेयर खरीद सकता है। तो वो क्या करेगा, 1300 रुपए पे शेयर खरीदेगा और आगे चल के 1500 रुपए में शेयर बेच देगा, क्योंकि अभी मार्केट प्राइस 1500 रुपए चल रहा है, तो 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तुमको समझा, यहाँ पे क्या करेगा ये, तो अभी यहाँ पे ये क्या करेगा, ऑप्शन जो उसने ऑप्शन लिया था, जो उसने राइट लिया था, उसको बेसिकली एक्सरसाइज करेगा कि नहीं लिया था, जो उसने राइट लिया था खरीदने का, उस राइट को एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। राइट जो है स्लैश ऑप्शन जो है, उसको इस सिचुएशन में क्या करेगा, वो एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। और अभी क्या करेगा, बाई शेयर, बाई शेयर एट 1300 रुपए। एक महीने बाद में क्या, उसने 1300 रुपए पे शेयर प्राइस खरीद लिया और इमीडिएटली क्या करेगा, उसे शेयर प्राइस को सेल कर देगा। उससे खरीदा 1300 रुपए में और इमीडिएटली उसको क्या कर देगा, सेल कर देगा। सेल करेगा शेयर को कितने पे, 1500 रुपए पे। 1300 रुपए में खरीदा, हाथों हाथ क्या करेगा, 1500 रुपए बेच देगा। क्यों, क्योंकि अभी प्राइस 1500 रुपए चल रहा है और उसको बेनिफिट कितने का हो जाएगा, 200 रुपए का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। 200 रुपए का इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अंडरस्टूड, ये चीज तुमको समझ आया करके, 200 रुपए का उसको क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। 1300 खरीदा, 1500 बेच दिया। बट क्या बताओ, एक्चुअल में उसको 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ क्या, एक्चुअल में 200 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो ये राइट खरीदने के लिए उसको क्या करना पड़ा था, 20 रुपए का प्रीमियम भी तो पे करना पड़ा था। स्टार्टिंग में ये राइट खरीदने के लिए उसको 20 रुपए का प्रीमियम भी तो पे करना पड़ेगा। तो अभी ये प्रीमियम इसमें से हटाओ, लेस प्रीमियम पेड, प्रीमियम पेड, ठीक है, वो कितना था, 20 रुपीज। ये मैंने हटा दिया, तो नेट नेट अभी कितना आ रहा है, 180 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है इस सिचुएशन में। तो विच इज अ वेरी गुड डील, अपने को प्रॉफिट हुआ, वी आर गुड टू गो करके, राइट। चलेगा ना, तुमको ये समझाना, चलो ठीक है। अभी दूसरा वाला केस देखते हैं, राइट। अब दूसरे वाले केस में क्या हुआ, शेयर प्राइस 1300 से गिर के लेट से 1000 रुपए पे आ गया। शेयर प्राइस एक महीने बाद में क्या हुआ, 1300 रुपए जो प्राइस चल रहा था वो गिर के कितने पे आ गया, 1000 रुपए पे आ गया, राइट। उस केस में देखना क्या हुआ करके, अब तुम्हारे पास राइट था उस शेयर को खरीदने का, राइट। अब तुम उस राइट को एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करोगे, तुम्हारे पास जो ऑप्शन था शेयर को खरीदने का, उस ऑप्शन को तुम एक्सरसाइज करोगे कि नहीं करते हो। यदि तुम उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो, यदि तुम अपने राइट को एक्सरसाइज करके शेयर खरीदते हो, तो क्या होगा, जो प्राइस अभी 1000 रुपए पे चल रहा है, वो तुमको खरीदना पड़ेगा कितने पे, 1300 रुपए पे। क्यों, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट 1300 रुपए का किया था, ये चीज मत भूलना। कॉन्ट्रैक्ट हमने कितने का किया था, 1300 रुपए का किया था। और यदि तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को आज एक्सरसाइज करते हो, तुम्हारे पास राइट है, ऑप्शन है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करो ही करो ही करो, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं। बट यदि तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करते हो, तो तुमको 1300 रुपए में खरीदना पड़ेगा वो चीज जिसका आज के टाइम पे प्राइस क्या चल रहा है, 1000 रुपए। जो 1000 रुपए में मार्केट में बिक रही है,
उस चीज को तुमको 1300 पे खरीदना पड़ेगा यदि तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करोगे। तो यहाँ पे समझदारी क्या है, क्या अपने को यहाँ पे, क्या सोनू को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को है जो उसका राइट है, जो उसके पास ऑप्शन है, क्या उसको एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो राइट है उसका, जो उसके पास ऑप्शन है, क्या उसको एक्सरसाइज करेंगे, क्या क्या उसको एक्सरसाइज करेंगे, क्या एक्सरसाइज, इसको एक्सरसाइज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने एक्सरसाइज किया उसको, ठीक किया, किया करके यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। मतलब हम शेयर्स नहीं खरीदेंगे, हम पीछे हट जाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। इसी चीज के लिए हमने स्टार्टिंग में प्रीमियम पे किया था कि हमको ये राइट चाहिए कि खरीदे नहीं खरीदे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया नहीं खरीदेंगे क्योंकि प्राइस गिर गया, मार्केट से खरीद लेंगे। तेरे से जो 1300 को कॉन्ट्रैक्ट है तेरे से नहीं खरीदेंगे, मार्केट से खरीद लेंगे, यदि हमको चाहिएगा। तो यहाँ पे देखो हमको क्या हुआ, यदि हम ऐसा राइट नहीं खरीदते तो हमको यहाँ पे भारी नुकसान हो जाता। हमको 1000 रुपए में वो चीज खरीदनी पड़ती जो कि सॉरी हमको 1300 रुपए में वो चीज खरीदनी पड़ती जो कि आज मार्केट में 1000 रुपए चलती है। तो हम ये नुकसान से बच गए बिकॉज हमने ऑप्शन खरीद के रखा था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो मेरे को क्या हुआ, अभी शेयर बाय करना नहीं पड़ा, कुछ बेचना नहीं पड़ा, तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, जीरो हुआ। बट मैंने स्टार्टिंग में प्रीमियम पे किया था, मैंने स्टार्टिंग में प्रीमियम पे किया था, तो 20 रुपए का तो मेरे को नुकसान हुआ ही, 20 रुपए का तो मेरे को नुकसान हुआ है। बट मैं 20 रुपए का नुकसान के साथ कंफर्टेबल हूँ, क्यों, क्योंकि देखो मेरे को क्या हुआ, 20 रुपए के नुकसान हुआ, दैट इज ऑल राइट, राइट। बट यदि मैं सही होता, देखो यहाँ पे ये बंदा क्या हुआ, गलत निकला, क्योंकि तुम कोई चीज खरीदते क्यों, क्योंकि तुमको लगता है प्राइस बढ़ने वाला है, राइट। तुम किसी चीज से, इंसान से क्यों खरीदना चाहते हो, क्योंकि तुमको लगता है प्राइस बढ़ने वाला। यदि तुम सही होते हो तो तुमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। बट तुम गलत होते हो तो यहाँ पे तुमको लॉस क्या, मैक्सिमम 20 रुपए का लॉस होगा। तुमको समझा ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे बेनिफिट क्या निकला करके, यहाँ पे जो भी इंसान ये कॉल ऑप्शन खरीदता है, कॉल ऑप्शन खरीदने का तुमको बेनिफिट क्या रहेगा, यदि तुम सही हुए तो प्रॉफिट तुमको कितना भी हो सकता है, प्रॉफिट तुमको कितना भी हो सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। बट यदि तुम गलत हुए तो वहां पे तुमको लॉस क्या रहेगा, मैक्सिमम 20 रुपए का होगा, मैक्सिमम जितना तुमने प्रीमियम पे किया उतने का ही लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो बस यही चीज तुमको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था मैं। आई होप तुमको ये क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे लिख लेना, कॉल के अंदर क्या रहेगा, कॉल ऑप्शन यहाँ पे नीचे लिख लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या रहेगा, इन केस, यहाँ पे लिख लो अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट पॉसिबिलिटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, वो प्रॉफिट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। बट यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, लिमिटेड, लिमिटेड लॉस इफ प्राइस डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। यदि प्राइस गिरता है तो तुमको क्या होगा, मैक्सिमम जो तुमने प्रीमियम पे किया उतने का ही लॉस रहेगा। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट पॉसिबिलिटी इफ प्राइस इंक्रीज, इफ प्राइस इंक्रीज, डन ना। जितने से इंक्रीज होएगा उतने का बेनिफिट हो जाएगा, बस माइनस वो प्रीमियम अमाउंट कर देना। बस ये चीज यहाँ पे बताना था। ये रहा, हमने ये क्या डिस्कस किया, पूरा पूरा कॉल ऑप्शन को डिस्कस किया, पूरा हमने यहाँ पे किसको डिस्कस किया, कॉल ऑप्शन को डिस्कस किया। अभी मैं चलता हूँ पुट ऑप्शन के पास में। मेरे को लगता है तुमको समझ आया होगा ये चीज, क्योंकि बहुत जबरदस्त चीज था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो तुमको अच्छे से समझ आया क्योंकि हमने अच्छे खासे इसके अंदर टाइम स्पेंड किया, ठीक है। अभी पुट कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं ना। बट इससे एक बार बस मेरे को ये बता दो, सोनू ने यहाँ पे क्या किया, कॉल ऑप्शन, इसने क्या किया, कॉल ऑप्शन बाय किया, इसने क्या किया, कॉल ऑप्शन जो था उसने खरीदा, खरीदा तो तुमको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। मोनू ने क्या किया, यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल किया, यहाँ पे उसने क्या किया, कॉल ऑप्शन सेल किया, कॉल ऑप्शन सेल किया, ठीक है। बट यहाँ पे एक हम एक दूसरा एक और वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल करते हैं ना, इसको यहाँ पे एक और वर्ड यूज करते हैं, इसने ऑप्शन राइट किया, ऑप्शन क्या किया, राइट किया, ठीक है। सेल के लिए यहाँ पे हम एक और वर्ड यूज करते हैं, क्या, सेल करना ही है, बट यहाँ पे हम एक और वर्ड यूज करते हैं, ऑप्शन राइट किया, ऑप्शन राइट किया। और जिस पर्सन ने ऑप्शन राइट किया, जिस पर्सन ने ऑप्शन सेल किया, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन राइटर। बस ये चीज है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टर्मिनोलॉजी है, करें लोग यहाँ पे जनरली ऑप्शन राइट करना बोलते हैं, ऑप्शन को राइट, ऑप्शन राइटर बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तो पुट ऑप्शन के अंदर देख लो,
अब यहाँ पे सेम यहाँ पे एक सिचुएशन लेते हैं, राइट, सेम वही एक अपना सोनू है, यहाँ पे एक अपना क्या रहेगा, मोनू रहेगा, सोनू हो गया, ये मोनू हो गया। अभी इन्होंने क्या किया, ट्रांजेक्शन के आपस में अगेन, इस बार ये क्या बोलता है कि मेरे को रिलायंस के शेयर बेचने हैं, क्या बोलता है, मेरे को रिलायंस के शेयर बेचने हैं, उल्टा सिचुएशन है, ठीक है, पहले रिलायंस के शेयर खरीदना चाहता था, अभी ये क्या बोल रहा है, मेरे को रिलायंस का शेयर बेचना है। उसने कहा ठीक है मेरे को खरीदना है, किस प्राइस पे बेचना है, कि भैया 1300 रुपए की प्राइस पे, क्योंकि अभी 1300 रुपए प्राइस चल रहा है, क्या अभी 1300 रुपए प्राइस चल रहा है, तो 1300 रुपए की प्राइस पे मेरे को रिलायंस शेयर बेचना है करके, ये इसने ऐसा बोला, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं क्या होता है, बट अगेन इसकी क्या है, स्पेशल कुछ कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन किसकी, हर बार सोनू की ही स्पेशल कंडीशन, ठीक है ना, पहले उसको खरीदना था तो भी उसका कुछ स्पेशल कंडीशन था, अभी इसको क्या करना है, रिलायंस का शेयर बेचना है तो भी इसका क्या रहेगा, कुछ स्पेशल कंडीशंस रहेगा। क्या स्पेशल कंडीशन है सुनते हैं। पहला स्पेशल कंडीशन तो वो सेम है कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन विल हैपन, ट्रांजेक्शन मतलब एक्चुअल जो बाय सेल रहेगा वो कब रहेगा, 1 महीने बाद में, ट्रांजेक्शन विल हैपन, ट्रांजेक्शन विल हैपन आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ। ये चीज तो हमने हर जगह देखा है, कॉल में भी देखा, ऊपर हमने फ्यूचर ऑप्शन पढ़ा था वहां पे भी देखा, तो ट्रांजेक्शन विल हैपन आफ्टर 1 मंथ एट द रेट 1300 रुपए पर शेयर, 1300 रुपए पर शेयर, इस प्राइस के ऊपर क्या रहेगा, ट्रांजेक्शन होगा, डन, ये चीज हमने डिसाइड कर लिया। अब दूसरा स्पेशल कंडीशन सुनना करके, यहाँ पे स्पेशल कंडीशन इसने क्या बोला कि 1 महीने बाद में मैं तेरे को शेयर बेचूंगा, तेरे को शेयर खरीदना पड़ेगा, मैं तेरे को शेयर बेचूंगा तो तेरे को शेयर खरीदना पड़ेगा, बट यदि मैंने मना कर दिया कि मैं शेयर नहीं बेच रहा, मैं अपना शेयर नहीं बेच रहा, उस केस में तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुमको समझा, मैं यदि शेयर बेच रहा हूँ तो तेरे को खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है तेरी, खरीदना ही पड़ेगा, बट यदि मैं मना कर देता हूँ कि नहीं नहीं यार मेरे को तो शेयर नहीं बेचना करके, उस केस में क्या होगा, तेरे पास कोई राइट नहीं है कि तू मेरे को आके कुछ बोल सके। ये तुमको समझा, हमने जो कॉल ऑप्शन डिस्कस किया था उसमें क्या था, वो बोल रहा है मैं बाई करूंगा तो तेरे को बेचना पड़ेगा, मैं बाई करने से मना कर देता हूँ तो तू कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं बेचूंगा और तेरे को खरीदना पड़ेगा, मैं मना कर देता हूँ बेचने से तो तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो अगेन सेम सेम रिस्पॉन्स यहाँ पे रहेगा, तो मोनू क्या बोलेगा, मना करेगा क्या, नहीं नहीं, मोनू बोलेगा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, मैं ये करने के लिए रेडी हूँ, बस इसके बदले मेरे को क्या चाहिए, थोड़ा सा प्रीमियम चाहिए, इसके बदले मेरे को क्या चाहिए, थोड़ा सा प्रीमियम चाहिए, और ये करने के लिए रेडी है। तो सेम यही वाला यहाँ पे चीज ले लेते करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सोनू बेसिकली क्या मांग रहा है कि 1 महीने बाद यदि मैं बेचूंगा तो तेरे को खरीदना पड़ेगा, यदि मैं मना करता हूँ तो तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बेसिकली ही इज आस्किंग फॉर अ राइट टू सेल, राइट टू सेल मतलब कि इच्छा हुआ तो बेचेंगे, ऑप्शन हुआ, इच्छा हुआ तो बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट टू सेल, नो ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशन टू सेल, नो ऑब्लिगेशन टू सेल, बेचने का उसके पास राइट है बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, राइट, इच्छा हुआ तो बेचेंगे, नहीं हुआ तो नहीं बेचेंगे, इतना सिंपल है, ठीक है ना। चलो ये हमने चीज समझ लिया, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोनू, सोनू कौन है, ये है, ये वो इंसान है जो कि पुट, जिसने पुट को बाय किया, पुट बायर, ये कौन है, सोनू क्या है, पुट बायर, सोनू पुट बायर विल पे प्रीमियम टू, किसको पे करेगा प्रीमियम, मोनू को, विल पे प्रीमियम टू मोनू, मोनू को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीमियम पे करेगा, ठीक है ना, कितना, 20 रुपए पर शेयर, वो वाला सेम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, एट द रेट 20 रुपी पर शेयर, 20 रुपी पर शेयर यहाँ पे क्या करेगा, प्रीमियम देगा, ठीक है, वो वाला सेम सिचुएशन जो यहाँ पे था करके। अब आफ्टर 1 मंथ वाला सिचुएशन डिस्कस करते हैं, आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ अगेन यहाँ पे दो केस आ जाएगा, केस 1 एंड केस 2। पहले केस में क्या है करके, जो अपना शेयर प्राइस है वो 1300 से बढ़ के कितना हो जाता है, लेट से 1500 रुपए हो जाता है, 1300 से बढ़ के कितना हो जाता है, 1500 रुपए हो जाता है, ठीक है। अभी एक बात बताओ, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रखा था कि भाई मैं तेरे को बेचूंगा, कितने पे बेचूंगा, 1300 रुपए पे बेचूंगा, आज प्राइस कितना चल रहा है, 1500 रुपए चल रहा है, आज प्राइस कितना चल रहा है मार्केट के अंदर, 1500 रुपए, मतलब कि यदि ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको बेचता है, यदि ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको बेचता है तो कितने में बेचना पड़ेगा,
1300 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमने 1300 का कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये पुट वाले चीज पे स्पेशल ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे जो जनरली कंफ्यूजन होता है, चीज एकदम सेम है, उसका ऑपोजिट ही है, राइट, बट फिर भी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देना है, राइट। आज प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, 1500 चल रहा है। सोनू ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि मैं तेरे को 1300 में बेचूंगा, और उसके लिए उसने एक राइट खरीद रखा कि मेरा इच्छा हुआ तो 1300 में बेचूंगा, मेरी इच्छा नहीं हुई तो 1300 पे नहीं बेचूंगा। जब आज मार्केट में प्राइस 1500 चल रही है, ये सोनू मार्केट में जाके किसी भी इंसान को 1500 में बेच सकता है, तो क्या ये अपना शेयर आज उसको 1300 में बेचेगा क्या? यस और नो? क्या आज वो अपना शेयर उसको 1300 में बेचेगा क्या? यस और नो? बिल्कुल नहीं बेचेगा। तो इस केस में जो उसका वो राइट रहेगा, क्या राइट रहेगा, जो उसका ऑप्शन रहेगा, क्या उसको एक्सरसाइज करेगा क्या? एक्सरसाइज करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, क्या उसको एक्सरसाइज करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1500 आज प्राइस चल रहा है, मेरे को बेचना रहेगा तो मार्केट में जाके 1500 में बेचूंगा ना। ये जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है ये तो 1300 का किया है, यहाँ पे 1300 में क्यों बेचूंगा? मार्केट में 1500 में बेचेंगे, तो यहाँ पे ये उसको क्या करेगा, इसको एक्सरसाइज नहीं करेगा। और यहाँ पे इस सिचुएशन में उसको मैक्सिमम अभी कितने रुपए का लॉस हुआ, प्रीमियम जो उसने पे किया, तो लॉस इक्वल्स टू प्रीमियम अमाउंट विच इज 20 रुपीज। अंडरस्टूड? अब दूसरा केस देखते हैं, जहां पे शेयर प्राइस क्या हो जाएगा, 1000 रुपीज हो जाएगा। शेयर प्राइस क्या हो जाएगा, 1000 रुपीज हो जाएगा। अब इस केस में मेरे को बताओ, अभी मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है, 1000 रुपए चल रहा है, मतलब खरीदना बेचना किसमें, 1000 रुपए पे। बट इसने कॉन्ट्रैक्ट कितना कर रखा है, 1300 रुपए पे कर रखा है। इसने कॉन्ट्रैक्ट कितने पे कर रखा है, 1300 रुपए। 1300 रुपए पे बेचने का इसके पास क्या राइट है? तो आज मेरे को बताओ, जब ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 1300 रुपए पे बेच सकता है, तो क्या ये मार्केट में जाएगा क्या 1000 रुपए में बेचने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट में ये बेचेगा तो 1300 रुपए मिलेगा, बट मार्केट में जाएगा तो 1000 रुपए मिलेगा। तो ये क्या करेगा? ये ऑफकोर्स बात है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेचेगा। जो उसने राइट खरीदा था, इसी दिन के लिए तो राइट खरीदा था हमने, इसी सिचुएशन के लिए तो राइट खरीदा था। तो यहाँ पे ये क्या करेगा भैया, राइट को, अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, खुशी खुशी एक्सरसाइज करेगा, ठीक है, उसको एक्सरसाइज कर लेगा। और यहाँ पे अभी क्या करेगा, ध्यान से समझना करके, ये मार्केट से अभी इसके पास शेयर है नहीं, उसने खाली स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। तो मार्केट में जाएगा, शेयर खरीदेगा, परचेज करेगा। मार्केट इसके पास शेयर है नहीं, खाली स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो मार्केट में जाएगा, शेयर खरीदेगा, परचेज मतलब बाय करेगा, ठीक है ना। यहाँ बाय वर्ड लिखता हूँ, नहीं तो बच्चे परचेज वर्ड से कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या है, मार्केट में जाके बाय करेगा, किस प्राइस के ऊपर, 1000 रुपए, क्योंकि अभी प्राइस 1000 रुपए चल रहा है ना। ये चीज ध्यान से सुनना करके, उसके पास शेयर वेट थे कुछ नहीं, उसने बस कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब मार्केट में जाएगा, 1000 रुपए प्राइस चल रहा है, उस पर खरीद दिया, ठीक है, और यहाँ पे आके बेच देगा अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कितने पे, 1300 रुपए में बेच देगा, क्योंकि 1300 रुपए पे मैंने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, राइट खरीद रखा है। तो अब उसको नेट नेट कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 300 रुपए का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बट क्या एक्चुअल में 300 रुपए का प्रॉफिट होगा क्या, नहीं। इसमें से जो हमने प्रीमियम पे किया था राइट खरीदने के लिए, वो हटाओ, जो प्रीमियम पे किया था वो हटाओ, तो मेरे को नेट नेट कितना हो जाएगा, 280 रुपीज का यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। तो अभी यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, यदि हमने ये किया है, क्या बोलते हैं, पुट ऑप्शन खरीदा है, पुट ऑप्शन हमने खरीदा है, तो उस केस में अपना क्या रहेगा, पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन में क्या रहेगा अपना, अगेन प्रॉफिट जो रहेगा वो क्या रहेगा, अनलिमिटेड है, क्योंकि जितना गिरेगा उतना बेनिफिट है। यहाँ पे मेरे को बेनिफिट कब हो रहा है, जब शेयर प्राइस गिरेगा, जब वो 1300 रुपए से 1000 रुपए गिर गया, तब मेरे को बेनिफिट हुआ। तो यहाँ पे जितना गिरेगा उतना मेरे को बेनिफिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मेरे को प्रॉफिट बहुत सारा हो सकता है, बट मेरे को नुकसान कितना हो सकता है, मैक्सिमम 20 रुपए का हो सकता है। प्रॉफिट तो बहुत सारा हो सकता है, बट नुकसान कितना हो सकता है, 20 रुपए का हो सकता है। बट यहाँ पे बताओ एक चीज, बस इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। वहां पे हमने देखा था शेयर जब तुमने खरीदा था कॉल ऑप्शन के अंदर, उसके अंदर शेयर प्राइस बढ़ता था तो बेनिफिट होता था, पर हमने लिखा था कि अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। क्या यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे शेयर प्राइस गिर गिर के मैक्सिमम कितना होगा, जीरो हो जाएगा। यदि शेयर प्राइस मैक्सिमम गिर गिर के कितना होगा, जीरो हो जाएगा। और उस केस में तुम्हारे पास राइट है कि तुम अपना शेयर 1300 पे बेच दो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट तुमको कितना हो सकता है, 1300 रुपए का हो सकता है, राइट, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जस्ट एन इंटरेस्टिंग थिंग करके, ठीक है। यहाँ पे देखो पुट के अंदर क्या रहेगा, प्रॉफिट इफ प्राइस डिक्रीज, ठीक है,
एंड यहाँ पे यदि प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो, यदि तुम्हारा नीचे गिरता है तो प्रॉफिट होएगा बहुत सारा करके, राइट। बट तुम्हारा प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, लॉस ऑफ ओनली प्रीमियम अमाउंट इफ प्राइस इंक्रीज। प्राइस बढ़ता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम अमाउंट का लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, राइट। तो आई होप इसके अंदर हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे अगेन ये सोनू कौन रहेगा, यहाँ पे पुट ऑप्शन बायर रहेगा। पुट ऑप्शन जो है इसका ये क्या है, बायर है। और ये सामने वाला पार्ट ये क्या है, मोनू, ये पुट ऑप्शन सेलर है, सेल कर रहा है ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पुट ऑप्शन राइटर भी बोल सकते हैं, पुट ऑप्शन सेल करना भी बोल सकते हैं, पुट ऑप्शन राइट करना बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोनोकोन, इसको मैं बोल सकता हूँ ये पुट ऑप्शन राइट कर रहा है, ये पुट ऑप्शन राइटर है, इस तरीके से भी बोला जा सकता है, राइट। हाँ डियर गॉड, चलो काफी बड़ा टॉपिक था बट हमने फाइनली इसको कंप्लीट किया, राइट। ऑप्शंस क्या होते हैं, क्विकली एक सेकंड में इसको रिवाइज कर लेते हैं, राइट। कॉल ऑप्शन में क्या होता है, जो कॉल ऑप्शन खरीदता है वो एक राइट परचेज करता है फ्यूचर में चलकर शेयर प्राइस क्या, सॉरी, जो कॉल ऑप्शन है वो, जो कॉल ऑप्शन खरीदता है उसके पास एक राइट मिलता है फ्यूचर में जाके शेयर को खरीदने का एट अ प्री डिसाइडेड प्राइस। जबकि और सामने वाले को क्या रहेगा, ऑब्लिगेशन रहेगा यदि वो राइट एक्सरसाइज करता है तो, ठीक है ना। जबकि पुट ऑप्शन में क्या होता है, जो पुट ऑप्शन खरीदता है उसके पास में राइट होता है फ्यूचर में चल के जो प्राइस डिसाइड किया उस पर शेयर बेचने का, शेयर बेचने का, फिर कोई भी चीज हो सकता है, राइट, नॉट जस्ट शेयर, कोई भी चीज हो सकता है, राइट। बट हम यहाँ पे जनरली शेयर्स का ही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि पॉपुलरली मार्केट के अंदर शेयर्स के ऊपर ही इस तरीके के ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। दोनों केस में क्या रहेगा, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, जो इंसान ये राइट खरीदता है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करेगा सामने वाले इंसान को, सामने वाले इंसान को क्या करना, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब ये सब तुमने देखा करके, पहले मैं एक चलो प्रैक्टिकली इसको बताता हूँ, राइट। अपना इधर चलते हैं, ये देखो अगेन आईटीसी वाले पे लेके चलता हूँ। अभी देखो उसका शेयर प्राइस कितना चल रहा है, 269.4 चल रहा है, ठीक है। अभी मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, इसका ऑप्शन चेन की तरह ये रहा, ये ऑप्शन चेन, यहाँ पे मतलब मेरे को ऑप्शंस देखने को मिलेगा। कौन कौन से ऑप्शन, एक तो कॉल ऑप्शन, दूसरा पुट ऑप्शन। जो इंसान कॉल ऑप्शन खरीद रहा है उसको क्या कब बेनिफिट होएगा, जब प्राइस बढ़ता है तब बेनिफिट होगा। ये कौन लोग हैं, जिन्होंने कॉल ऑप्शन खरीद के रखा है, तो इनको बेनिफिट कभी होगा, जब प्राइस बढ़ेगा। आज के दिन देखो क्या हुआ, शेयर प्राइस गिरा, तो इनको क्या हुआ, देखो इन सबको, ये जिन्होंने कॉल खरीदा इन सबको नुकसान हुआ। पहले मेरे को रुको, आज की इधर तो एक सेकंड, इधर आने दो, ये देखो अभी ये वाला प्राइस है 269.4 अभी प्राइस चल रहा है। अब लोगों ने यहाँ पे क्या अलग अलग प्राइस के ऊपर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तुम किस प्राइस पे तुमको फ्यूचर में चल के सेटल करना है, ये तुम प्राइस आपस में डिसाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लोगों ने अलग अलग प्राइस पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। अब आज क्या हुआ, शेयर प्राइस गिरा, तो जिन लोगों ने कॉल खरीदा था उनको क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नुकसान हुआ। बट जिन लोगों ने ये क्या था, बेचा था, उनको यहाँ पे देखो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ होगा। ये देखो ये 30% प्रॉफिट, 30%, 30%, 23%। तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन के अंदर एक और चीज नोटिस करना, यहाँ पे शेयर प्राइस में तो बहुत छोटा सा मूवमेंट आया, सिर्फ 0.83 का मूवमेंट आया, 0.83% का। बट यहाँ पे जिन्होंने खरीदा है, जिन्होंने ये बेचा करके, वहां पे देखो कितना ज्यादा इनका अमाउंट का चेंज आ रहा है। ऑप्शंस इसी तरीके से काम करते हैं, जब तुम सही हुए तो बहुत पैसा कमाओगे, जब तुम गलत हुए तो बहुत पैसा इसमें गवाओगे करके, राइट। अब देखो ऑप्शंस के अंदर और भी चीजें समझाया जा सकता है, बट अगेन उसके अंदर मैं अभी नहीं जाने वाला हूँ। क्यों यहाँ पे अलग अलग प्राइस है, क्यों इतना ज्यादा यहाँ पे तुमको देखने को मिलता है प्रॉफिट, यदि तुम सही होते हो तो, तुम गलत होते हो तो इतना नुकसान क्यों होता है, ये सब चीजें के अंदर अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। बट आई होप तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया क्या होगा। जैसे मैंने बोला था स्टार्ट ऑफ द अपना फर्स्ट लेक्चर, यहाँ पे तुम रातों रात करोड़पति भी बन सकते हो, और यहाँ पे तुम करोड़पति भी बन सकते हो, बहुत अमीर भी हो सकते हो, बहुत गरीब भी हो सकते हो। बिकॉज देखो छोटा सा मूवमेंट हुआ उसकी वजह से यहाँ पे देखो कितना लोगों को नुकसान हुआ, कितना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ करके, कितना नुकसान हुआ कितना प्रॉफिट हुआ। यदि बहुत बड़ा मूवमेंट होता तो, आज यदि 2% 3% शेयर मूवमेंट होता तो जिन लोगों को नुकसान हुआ उनको हो सकता है 70 80 90% तक नुकसान होता था। जिन लोगों को प्रॉफिट हुआ उनको हो सकता है 200%, 300%, 400% इतना प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। इस तरीके से तुमको डेली ये देखने को मिलता है। तो कभी भी तुमको चेक करना, कोई भी स्टॉक ब्रोकर ऐप यूज करो, उसकी सिक्योरिटी में जाओ, ये ऑप्शन चेन देख लेना, और वहां पे तुमको पता चलता है डेली बेसिस पे क्या उनको प्रॉफिट हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब तुमको एक प्रैक्टिकल रियलिटी बता देता हूँ, ओके।
ज्यादातर लोग अपना जो एफएनओ जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उसके लिए तुमको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, "अरे यार इसमें तो जबरदस्त पैसा बनता है, राइट?" तो इससे पहले ये पढ़ लो करके जरा। 9 out of 10 individual traders in equity futures and option segment incur net loss. कितना? 10 जन यदि बाइंग एंड सेलिंग करता है तो उनमें से जो 9 जन को लॉस होता है। 90% लोगों को यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लोग डेरिवेटिव्स के अंदर ऑप्शन एंड फ्यूचर्स के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उनको नुकसान होता है। और ये ध्यान रखना, इंडिविजुअल ट्रेडर्स की बात कर रहा है, मतलब हम छोटे-मोटे लोगों की बात कर रहे हैं। वो बड़ी-बड़ी कंपनीज, बड़ी-बड़ी फर्म जो कि यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, उनकी बात नहीं कर रहा। हमको इतना ज्यादा यहाँ पे नुकसान हो रहा है। ऑन एन एवरेज एक पर्सन को 50,000 रुपए का नुकसान हो रहा है एक साल के अंदर। कितना? ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का पर पर्सन नुकसान हो रहा है। प्लस तुमको 28% समथिंग तुमको ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ जाता है। जब तुम खरीदते बेचते हो तो तुमको ब्रोकरेज पे करना होता है, टैक्सेस पे करना होता है, तो 28% तो वो अलग से खर्चा आता है। तो तुम समझ रहे हो कितना ज्यादा यहाँ पे लोगों को नुकसान होता है। तो जो आप लोग सोच रहे होगे कि यदि हम सही हुए तो हमको बहुत सारा पैसा कमाने को मिलेगा, राइट? कमाने को मिल भी सकता है यदि तुम सही होते हो, राइट? तुम एक बार सही हुए, तुमको पैसा कमाने को मिलेगा। दूसरी बार गलत हुए तो पैसा चला भी जाएगा। ऑप्शंस इसी तरीके से वर्क करते हैं। जब तक तुम शेयर मार्केट को बहुत अच्छे से समझ नहीं लेते हो, तब तक इन कॉल से, इन सब ऑप्शन से, फ्यूचर से, डेरिवेटिव मार्केट से थोड़ा दूरी बना के रखो। जब तक तुम अच्छे से समझ नहीं लेते। एक बार तुम अच्छे से समझते हो, शेयर मार्केट्स कैसे काम करते हो, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इनको और डिटेल में जाके समझते हो, फिर तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, इनके अंदर इन्वेस्टिंग का सोच सकते हो। बट अभी इससे क्या रहना, दूर रहना। अंडरस्टूड? चलो, अभी हालांकि मेरे को लगता है लेक्चर अपना बहुत बड़ा हो गया करके, बट स्टिल अभी इसको कंप्लीट ही करेंगे, बिकॉज कल एक और लेक्चर में इसमें नहीं बनाना चाहता, राइट? चलो, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया ना सब कुछ, बचा कुछ नहीं अभी। ना ऑप्शंस क्या रहेगा, देखो। एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच गिव्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। यहाँ पे जो ऑप्शन जो खरीदता है, जो ऑप्शन खरीदता है, उसको क्या मिलता है? राइट मिलता है। यहाँ तो खरीदने का, कॉल ऑप्शन है तो खरीदने का राइट मिलता है, पुट ऑप्शन है तो बेचने का राइट मिलता है। बट यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता, कोई ऐसा मजबूरी नहीं रहता। ठीक है? यहाँ पे क्या बोलते हैं? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट व्हिच गिव्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एट अ स्टेटेड डेट एंड अ स्टेटेड प्राइस। एक फिक्स प्राइस पे, फ्यूचर के अंदर एक फिक्स डेट के ऊपर चीज को खरीदने का या फिर बेचने का राइट मिलता है। यहाँ पे अंडरलाइन क्या रहेगा? अंडरलाइन, आपने एग्जांपल के अंदर यहाँ पे अंडरलाइन शेयर लिया था, वो कुछ भी सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, इंडेक्स फंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने एग्जांपल के लिए शेयर लिया था। While a buyer of an option pays the premium and the buys the right to exercise his option, the writer of an option, writer मतलब क्या रहेगा? सेलर। मैंने बोला था यहाँ पे राइटर, सेलर को हम राइटर बोलते हैं। Writer of the option is the one who receives the option premium and therefore obliged to sell slash buy the asset if the buyer exercise it on him. यहाँ पे जो ऑप्शन खरीदेगा उसके पास में राइट आता है, एंड उस राइट के लिए वो क्या करता है? प्रीमियम पे करता है। किसको? जो ऑप्शन सेलर है। ऑप्शन सेलर को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन राइटर बोलते हैं। अब बिकॉज उसने आपको, आपसे प्रीमियम लिया है करके, राइट? बिकॉज उसने आपका नमक खाया है, तो वो क्या करेगा? आपको फ्यूचर में चल के यदि आप अपना राइट एक्सरसाइज करते हो तो उसका मजबूरी रहेगा आपको, आपके साथ कंप्लाई करने का, आप जैसा बोलो वैसा करने के लिए। नाउ ऑप्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। दोनों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। कॉल, कॉल ऑप्शन वाला gives the buyer the right but not the obligation to buy a given quantity of the underlying asset at a given price on or before the given future date. जो फ्यूचर डेट हमने डिसाइड किया उस दिन या फिर उससे पहले भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही बोल रहा है। फ्यूचर डेट जो हमने डिसाइड किया उस दिन या फिर उससे पहले तुम क्या कर सकते हो? जो भी चीज पे तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, बाय का तुमको राइट मिला है, वो चीज तुम बाय कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे तुमको क्या करना है? कॉल ऑप्शन के अंदर खरीदने का, बाय करने का राइट मिलता है। और बाय कितना क्वांटिटी करोगे, क्या प्राइस पे करोगे, कभी करोगे, ये सब तुम पहले ही डिसाइड कर लेते हो, है ना? पुट ऑप्शन में क्या रहता है? gives the buyer the right but not the obligation to sell a given quantity of the underlying asset at a given price on or before a given future date. यहाँ पे पुट ऑप्शन में क्या तुमको मिलता है? बेचने का राइट मिलता है एक पर्टिकुलर फ्यूचर डेट पे या फिर उससे पहले। तुम जिस चीज के ऊपर भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, चाहे शेयर हो या फिर कोई भी अदर चीज हो, उसको बेचने का राइट मिलता है एक फिक्स प्राइस के ऊपर। अंडरस्टूड? एक फिक्स क्वांटिटी बेचने का राइट मिलता है। प्रेजेंटली एट एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर ट्रेडेड ऑन द निफ्टी, सीएनएक्स आईटी, बैंक निफ्टी एंड एक्सो 16 सिंगल स्टॉक्स, राइट? जो अपना एनएससी बीएससी, वहां पे हम फ्यूचर्स का, ऑप्शंस का बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो आज के टाइम पे किस किस चीज के ऊपर तुम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो? जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उस पर कर सकते हो,
ये CNX IT, ये क्या, CNX एक्चुअली पुराना नाम है, आज के टाइम पे उसकी जगह निफ्टी वर्ड आ गया। कहीं कहीं पे अभी भी आपको क्या करता है, ये CNX वर्ड देखने को मिलता है। तो निफ्टी आईटी मतलब निफ्टी आईटी इंडेक्स बनाना, उसको भी तुम बाई सेल कर सकते हो। बैंक निफ्टी ये भी एक इंडेक्स है, इसको बाई सेल कर सकते हो। और साथ में 116 सिंगल स्टॉक्स है, ठीक है। सिंगल स्टॉक में जैसे आईटीसी है, रिलायंस है, विप्रो है, इनके ऊपर भी तुम क्या कर सकते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये बुक में बोला 116, आज के टाइम पे मोर देन 200 ऐसे शेयर्स अवेलेबल है जिसके ऊपर तुम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो ना। फिर क्या होता है, वारंट्स क्या होता है, ये एक टाइप के ऑप्शन ही होते हैं, बस यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, लंबा होता है। जो यहाँ पे जो सेटलमेंट का टाइम पीरियड फ्यूचर में होता है ना, तो वो फ्यूचर यहाँ पे थोड़ा दूर होता है, ठीक है, बहुत बाद में होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन जनरली हैव लाइव्स ऑफ अप टू 1 ईयर। जो नॉर्मल ऑप्शंस की बात कर रहा है, वहां पे जनरली आपको 1 साल तक के ही कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलते हैं, उससे ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखने को मिलते हैं। The majority of option traded on the exchange have a maximum maturity of 9 months। सबसे ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट का मेच्योरिटी क्या होता है, 9 मंथ। देखो क्या बोलता है, हो 1 साल तक सकता है, बट ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 9 मंथ तक का ही मेच्योरिटी रहता है। लॉन्गर डेटेड ऑप्शंस आर कॉल्ड वारंट्स एंड आर जनरली ट्रेडेड ओवर द काउंटर, राइट। जो लॉन्गर डेटेड ऑप्शन है, मतलब जो बहुत आगे के टाइम के जो ऑप्शंस होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वारंट्स बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसा ऑप्शन है जो कि आज से 3 साल बाद में सेटल होएगा, तो यहाँ पे अभी के टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वारंट्स बोलेंगे। एंड ये कहाँ पे ट्रेड होते हैं, ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं। जनरली ये स्टॉक एक्सचेंज पे बाई सेल नहीं होता, ये कहाँ पे ट्रेड होते हैं, ओवर द काउंटर इसका बाइंग एंड सेलिंग होता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ओवर द काउंटर बाइंग एंड सेलिंग होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता है। Done? चलो, फिर ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, at the time of buying an option contract, the buyer has to pay premium। बायर को प्रीमियम पे करना पड़ता है, जिसने भी ऑप्शन खरीदा है, चाहे कॉल ऑप्शन खरीदा हो चाहे पुट ऑप्शन खरीदा हो, तुमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। द प्रीमियम इज द प्राइस फॉर एक्वायरिंग द राइट टू बाय और सेल। ये तुमको खरीदने या फिर बेचने, राइट जो खरीदते हो उसके लिए पैसा देना पड़ता है। इट इज द प्राइस पेड बाय द ऑप्शन बायर टू ऑप्शन सेलर फॉर एक्वायरिंग द राइट टू बाय और सेल। ऑप्शन प्रीमियम आर ऑलवेज पेड अपफ्रंट। अपफ्रंट का मतलब क्या है, स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही पे कर देते हैं, स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही पे कर देंगे, इसको बोलते हैं अपफ्रंट। नेक्स्ट क्या है, कमोडिटी एक्सचेंज। जैसे मैंने बोला था कि तुम जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है, शेयर्स के ऊपर, स्टॉक के ऊपर। जो कमोडिटी होती है, कमोडिटी मतलब जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, अपना क्रूड ऑयल हुआ, फिर जो अनाज वाले एग्रीकल्चर कमोडिटी भी आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका कॉटन हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, ये सब भी यहाँ पे क्या रहेगा, इलायची हुआ, ये सारे क्या होते हैं, कमोडिटीज आते हैं, राइट। कमोडिटीज का मतलब समझा। एक तो कमोडिटीज में दो टाइप्स होते हैं, एक तो फाइनेंशियल कमोडिटीज जिसके अंदर ये गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल वगैरह ये आ जाते हैं। दूसरा एग्रीकल्चर कमोडिटीज जिसके अंदर ये खाने पीने की चीजें जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, ये सब, इलायची वगैरह ये सब आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कमोडिटीज के ऊपर भी तुम क्या कर सकते हो, अपना एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब कमोडिटीज के ऊपर जो तुम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसका बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे होता है, उसका बाइंग एंड सेलिंग होता है अपना कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर होता है। कहाँ पे, कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर। इंडिया के अंदर कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है, दो है वैसे तो पॉपुलरली। एक तो एमसीएक्स विच इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और दूसरा ये एक एनसीडीएक्स करके करके है। नाम अभी मेरे को भी इतना क्या है पता नहीं, एनसीडीएक्स करके है। यहाँ पे क्या एग्रीकल्चर कमोडिटीज का बाइंग एंड सेलिंग होता है, ठीक है ना। तो ये दो मेन आपको कमोडिटी एक्सचेंज देखने को मिलेंगे, क्लियर, ओके। सो कमोडिटी एक्सचेंज होता क्या है, एक बार जरा देखते हैं, राइट। पहले कमोडिटी का मीनिंग मैंने ऑलरेडी तुमको पहले बता दिया, तो पहले एक बार कमोडिटी का मीनिंग देख लेंगे, फिर कमोडिटी एक्सचेंज बात है। चलो पहले कमोडिटी का मीनिंग देख लेते हैं। तो अभी देखो तुम्हारा, अभी एक चीज ध्यान रखना, ये कमोडिटी का मीनिंग प्लस जो कमोडिटी एक्सचेंज, दोनों ही टॉपिक ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करेगा, बट जो सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया इतना याद होना चाहिए मिनिमम, राइट। ये भी थोड़ा रीड करना है, बट होता क्या है उसको समझने के लिए जो मैंने एक्सप्लेन किया वो याद रखना। What is meant by commodity? तो FCRA, which is Forward Contract Regulation Act 1952, FCRA is what? Forward Contract Regulation Act 1952। ये बताता है कि, ये बताता है गुड्स क्या होता है, अभी आगे चल के बताता है गुड्स से क्या होता है, कमोडिटी होता है, ठीक है। तो कमोडिटी होता क्या, ये तो मैंने बता दिया ना, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और ये सब कमोडिटी हो गया। फिर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में खाने पीने की चीजें, ये सब कमोडिटीज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, गुड्स को डिफाइन करता है। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स मनी एंड सिक्योरिटी। गुड्स का मतलब क्या होता है, हर एक मूवेबल एसेट, हर एक मूवेबल प्रॉपर्टी, जिस भी चीज को तुम मूव कर सकते हो वो गुड्स रहेगा। जैसे ये पेन है, इसको मूव कर सकता हूँ, ये क्या रहेगा, एक मूवेबल एसेट रहेगा। ये कोई कंगा है, उसको मूव कर सकते हैं, यस। घड़ी है, इसको मूव कर सकते हैं, यस। ये सब क्या रहेगा, गुड्स के अंदर रहेगा। खाने पीने की चीजें, कोई अनाज वगैरह है, गेहूं चावल है, इनको मूव कर सकते हैं, ये सब क्या रहेगा, गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आते हैं,
ठीक है ना। जिन चीज को मूव नहीं कर सकते, जो चीज इमूवेबल है, वो क्या गुड्स की डेफिनेशन में आएगी क्या? नहीं। जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, इनको तुम मूव नहीं कर सकते, तो ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती। कुछ चीजों को जो कि क्या है, मूवेबल भी है, कुछ चीजें जो कि मूवेबल है बट उनको हमने गुड्स की डेफिनेशन में से हटाया। क्या क्या चीजें? वो तीन चीजें। पहला, एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है? देखो ये वैसे आगे चल के समझोगे, बट अभी जैसे इंश्योरेंस वगैरह के अंदर होता है, बट अभी के लिए इसको सिर्फ बस नाम याद रख लो। फिर मनी एंड सिक्योरिटी, तीन चीजों को हटाया। क्या? एक्शनेबल क्लेम्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। ये तीनों चीजें क्या है, मूवेबल है, बट ये तुम्हारे गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता। मनी मतलब पैसा, सिक्योरिटीज मतलब क्या रहेगा, तुम्हारे वही शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, वही इनको क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी। ये सब चीजें तुम्हारे क्या आता है, कमोडिटी की डेफिनेशन में नहीं आता, गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता। फ्यूचर ट्रेडिंग इज ऑर्गेनाइज्ड इन द सच गुड्स और कमोडिटीज, गुड्स को ही कमोडिटी बोलते हैं, मैंने बोला था, एज परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन चीजों के अंदर तुम क्या कर सकते हो, क्या बोलते हो, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कमोडिटीज के ऊपर, जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने तुमको परमिशन दिया है। एट प्रेजेंट ऑल गुड्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग प्लांटेशन, मिनरल, फॉसिल ओरिजिन आर अलाउड फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज recognized अंडर द एफसीआर। जो भी कमोडिटी एक्सचेंज है, जैसे मैं बताया, एक तो एमसीएक्स और दूसरा एनसीडीएक्स करके जो कमोडिटी एक्सचेंज है, इनके ऊपर तुम जो भी कमोडिटीज है उनके ऊपर तुम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। कौन कौन से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? फ्यूचर वाला भी कर सकते हो, ऑप्शन वाला भी कर सकते हो। अपनी बुक सिर्फ फ्यूचर बोलती है, पर तुम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अभी बात करता हूँ कमोडिटी एक्सचेंज होता क्या। आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है ना, बट स्टिल क्या करें यार, अभी इसको खत्म कर ही देते हैं अभी, rather than putting into like two parts, इससे तो एक बार में खत्म करते हैं। थोड़ा स्ट्रेच करो बट खत्म कर देते हैं इसको। कमोडिटी एक्सचेंज इज एन एसोसिएशन, और देखो अगेन इसका बहुत फालतू डेफिनेशन दे रखा है। कमोडिटी एक्सचेंज सिंपल सा मतलब होता है जहां पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स रहेंगे, जो आपस में मिलकर क्या करते हैं, कमोडिटीज के ऊपर ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फ्यूचर्स वगैरह, और उनका बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। यहाँ पे कमोडिटीज को ऐसा फिजिकल बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता। ऐसा नहीं कि 100 बोरी गेहूं की खरीद रहे हैं, 200 बोरी चावल बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, कमोडिटीज के ऊपर जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हम करते हैं, डन ना। एंड जब उनको सेटलमेंट की बारी आएगी, तब तुम कैश सेटलमेंट भी कर सकते हो, कि नेट नेट जो प्राइस डिफरेंस है उस पर सेटल कर लो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, एक्चुअल फिजिकल सेटलमेंट भी कर सकते हो, डिलीवरी भी ले सकते हो। राइट, तुमने खरीदने का राइट परचेज किया, कॉल ऑप्शन खरीदा, तुम उससे खरीद सकते हो करके, बेचने का बोला तुम उसको बेच सकते हो, तो वहां पे फिजिकल मूवमेंट भी हो सकता है। बट जनरली ऑफकोर्स ये बात है, ये सारा कैश सेटलमेंट होता है, जो भी प्राइस चेंज होता है उसके ऊपर सेटल होता है ना। कमोडिटी एक्सचेंज क्या होता है? तो कमोडिटी एक्सचेंज इज एन एसोसिएशन और अ कंपनी और एनी बॉडी, अदर बॉडी कोऑपरेटर ऑर्गेनाइजिंग फ्यूचर ट्रेडिंग इन द कमोडिटीज। कोई भी ऐसा कंपनी या फिर कोई भी ऐसे एसोसिएशन, मतलब लोगों का ग्रुप, जो कि क्या करता है, कमोडिटीज के अंदर फ्यूचर्स का क्या, फ्यूचर्स का ट्रेडिंग, फ्यूचर्स का ट्रेडिंग मतलब फ्यूचर्स का बाइंग एंड सेलिंग अलाउ करता है, तो वो क्या रहेगा, अपना कमोडिटी एक्सचेंज रहता है। इन वाइडर सेंस, थोड़ा और ब्रॉड सोचे हम तो, it is taken to include any organized market place where trade is routed through one mechanism, allowing effective competition among buyers and sellers. This would include auction type exchange, but not a wholesale market where trade is localized but effectively takes place through many non-related individual transactions between the different permutations of buyers and sellers. कुछ समझ नहीं आया ना? अब सिंपल लैंग्वेज में समझो जरा इसको। क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा मार्केट जहां पे एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करते हुए, एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए, बहुत सारे बायर्स और सेलर आपस में क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। कोई भी ऐसे टाइप का मार्केट जहां पे लोग एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, और उसके थ्रू लोग आपस में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो वो क्या रहेगा, कमोडिटी एक्सचेंज रहता है। अब इसके अंदर आपका ऑक्शन टाइप मार्केट आता है। ऑक्शन टाइप मार्केट क्या होता है? जैसे अनाज मंडी होती है, सब्जी मंडी होती है, फिजिकली ये होती है, राइट, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स रहते हैं, बहुत सारे सेलर्स रहते हैं, वो आपस में मिलकर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, बिडिंग करते हैं, वो सब इस टाइप के मार्केट्स रहते हैं। ये भी क्या रहेगा, कमोडिटी एक्सचेंज ही है करके। बट जो होलसेल मार्केट से करके, राइट, होलसेल यहाँ पे देखो क्या बोला, होलसेल मार्केट जो कि लोकलाइज्ड है, इंपॉर्टेंट क्या है, लोकलाइज्ड जो है, होलसेल मार्केट जो कि लोकलाइज्ड है, जहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं बना हुआ, कोई बायर्स एंड सेलर्स ऐसा इनफॉर्मली आपस में डीलिंग कर रहे हैं करके, राइट, उन मार्केट्स को जहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनको हम कमोडिटी एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, उनको हम कमोडिटी एक्सचेंज नहीं बोलेंगे। अंडरस्टूड? बस यही चीज आप बोल रहे हैं। देन फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज कमोडिटी डेरिवेटिव? जो कमोडिटीज रहेगा, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि गेहूं, चावल, उनके ऊपर यदि आप क्या करते हो, फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव्स बोलते हैं।
Commodity derivatives a market trade contract for which the underlying asset is commodity. ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट जो करते कैसे, फ्यूचर ऑप्शंस इनको यूज करके, जहां पे अंडरलाइंग एसेट क्या रहेगा, कमोडिटी रहेगा, ठीक है। कैन बी एग्रीकल्चरल कमोडिटी लाइक व्हीट, सोयाबीन, ये पता नहीं क्या लिखा है, रिपसीड करके ऐसा कुछ तो लिखा है, कॉटन एक्सेट्रा, और प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती है कमोडिटीज के अंदर। फिर लास्ट में एक लास्ट टॉपिक, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट। कमोडिटी एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव। कमोडिटी डेरिवेटिव, ये बात करें कमोडिटी डेरिवेटिव एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव, लिख लेना यहाँ पे तुमको क्लियर नहीं हो तो। ठीक है, कमोडिटी डेरिवेटिव एंड जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव, उनके बीच में डिफरेंस क्या है? कमोडिटी डेरिवेटिव क्या होता है? जहां पे अंडरलाइंग एसेट क्या रहेगा, कोई ना कोई कमोडिटी रहेगा, ठीक है। जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या रहता है? जहां पे अंडरलाइंग एसेट कोई भी शेयर रहेगा, इंडेक्स रहेगा, इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट रहेगा, राइट। तो ये हो गया कमोडिटी डेरिवेटिव और फाइनेंशियल डेरिवेटिव, इनके बीच में डिफरेंस क्या रहता है? तो क्या बोलता है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर क्या होता है, फ्यूचर के अंदर जब ट्रांजेक्शन सेटल होएगा, ठीक है, तो हो सकता है जिसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मेरे को खरीदना है, वो एक्चुअल में कमोडिटी खरीदने के लिए बोल देगा, राइट। मान लो आपने गेहूं खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी से, राइट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं खरीदूंगा, मेरे पास राइट है, और आगे चल के यदि आप अपना राइट एक्सरसाइज करते हो, गेहूं खरीदने के लिए बोल देते हो, तो सामने वाली पार्टी को आपको एक्चुअल में गेहूं देने पड़ेंगे। लेट्स से 100 बोरी, 100 बोरी ऐसा गेहूं का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो 100 बोरी गेहूं आपको वो सामने वाला बंदा आपको देगा। तो यहाँ पे क्या, ट्रांजेक्शन जो है, उसके अंदर जो गुड्स इन्वॉल्व रहते हैं बहुत ज्यादा बल्कि है, उनको स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी जगह चाहिए होती है, वेयर हाउस वगैरह चाहिए होती है। जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, जहां पे हम किसी शेयर्स के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वहां पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे पहली बात तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो प्राइस डिफरेंस होता है, जितने से बढ़ा जितने से गिरा, उतना कैश सेटलमेंट करते हैं, पैसा देके काम खत्म कर देते हैं। यदि कोई ऐसा फिजिकल सेटलमेंट करता भी है, जैसे मान लो आपने सिक्योरिटी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, ऑप्शन परचेज किया था कि मेरे को फ्यूचर में सिक्योरिटी खरीदने का राइट है, और आप बोल दो नहीं नहीं मेरे को तो फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए करके, राइट, तो उस केस में भी आप फिजिकल सिक्योरिटी ले सकते हो, बट सिक्योरिटी बहुत छोटी होती है, इजीली ट्रांसफर किया जा सकता, कमोडिटी जितनी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या, पहला पहला डिफरेंस समझाया, दूसरा डिफरेंस क्या रहता है, कमोडिटीज के अंदर क्या हो सकता है, जैसे गेहूं चावल, यहाँ पे अलग अलग वेरायटी के आते हैं, अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, तो कौन से क्वालिटी का गेहूं मिलेगा, कौन से क्वालिटी का चावल मिलेगा, ये अपने को पहले पता नहीं होता, तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाते हैं। जबकि जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव होता है, जहाँ पे शेयर्स का इंडेक्स के ऊपर हम ट्रांजेक्शन करते हैं, वहां पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सारे शेयर्स तो सेम ही होते हैं, उनमें तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है ना कि रिलायंस का ये वाला शेयर अच्छा है या फिर वो वाला शेयर अच्छा है, ऐसा तो नहीं होता, सारे शेयर सेम होते हैं। बस ये एक डिफरेंस होता है, यहाँ पे क्वालिटी इशू हो सकता है कमोडिटी डेरिवेटिव में, वहां पे प्रोडक्ट की क्वालिटी इशू कुछ नहीं होता। देख लो, the basic concept of derivative contract remain the same whether the underlying happens to be a commodity, चाहे underlying asset क्या हो, commodity हो चाहे financial asset हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर वगैरह सब सेम रहता है। however there are some features which are very peculiar, मतलब very particular to commodity derivative market, जो कि सिर्फ commodity market में देखने को मिलेगा। In case of the financial derivatives, most of these contracts are cash settled, जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो बात कर रहा है, उसके अंदर ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कैश सेटल्ड होते हैं। कैश सेटल्ड का मतलब क्या है, जितने से बढ़ा है जितने से गिरा उतने प्राइस का डिफरेंस ले दे के खत्म करते हैं। इवन इन केस ऑफ फिजिकल सेटलमेंट, जहां पे एक्चुअल सिक्योरिटीज को दिया जाएगा लिया जाएगा, उस केस में भी फाइनेंशियल एसेट्स आर नॉट, बल्कि बहुत ज्यादा भारी नहीं होते, बहुत ज्यादा साइज के अंदर बड़े नहीं होते, एंड डू नॉट नीड स्पेशल फैसिलिटी फॉर स्टोरेज। Due to the bulky nature of underlying asset, physical settlement in commodity derivative, commodity derivative में क्या होता है, यदि physical settlement होता है, तो वो क्या बहुत ज्यादा बल्कि होता है, बहुत बड़ा यहाँ पे रहता है, चीज रहता है, राइट। तो यहाँ पे यदि फिजिकल सेटलमेंट होता है, तो क्रिएट्स अ नीड फॉर वेयरहाउसिंग। कमोडिटी डेरिवेटिव में क्या करना पड़ता है, जो फिजिकल आइटम है उसको वेयरहाउसिंग की जरूरत पड़ती है। Similarly, the concept of varying quality of asset does not really exist as far as financial underlyings are concerned. However, in case of commodities, the quality of the asset underlying a contract can vary at times. जो अपना कमोडिटी है, वहां पे जो भी प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी डिफर कर सकता है, जबकि फाइनेंशियल अपना जो डेरिवेटिव होता है, वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं आता। तो इसके साथ में अपना ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये वाला लेक्चर तो बहुत ही बड़ा हो गया, राइट, बट स्टिल आई थिंक इट वाज वर्थ इट। तुमको कुछ एक्स्ट्रा चीज सीखने को मिलेगा, तुमको ये भी रियलाइज हुआ होगा कि बुक के अंदर बहुत ही कम दे रखा था, हमने उसको काफी डिटेल में पढ़ा। यदि आप ऐसे पर्सन हो जिसको जेन्युइनली मार्केट्स वगैरह में इंटरेस्ट होता है, तो आपको मजा आया होगा, राइट, आपको थोड़ा और भी चीजें सीखने की इच्छा हुई होगी। बट यदि आपको सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हो, तो आपको हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगा, विच इज ऑल राइट, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि मैं जनरली डिटेल लेक्चर के अंदर मेरा फोकस रहता है कि मेरे को जितना नॉलेज है ज्यादा से ज्यादा आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है? जितना आप लोग डाइजेस्ट कर सकते हो इतना एटलीस्ट शेयर करूँ मैं, राइट? इसके अंदर भी देखो बहुत सारी चीजें और एक्सप्लेन किया जा सकता था करके, बट अभी मैं आप लोगों को भी कंसिडर करता हूँ यार, 10th के छोटे छोटे बच्चे हो गए, अभी आपका माइंड इतना मैच्योर नहीं हुआ कि सारी चीजें एक साथ समझ सके। धीरे धीरे समझोगे तो अच्छा रहेगा, बट स्टिल जितना आपकी बुक में था उससे तो काफी ज्यादा ही हमने समझा। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।